गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल है सब लोगों के? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रमन गुप्ता पागल हो गया। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? आप AITS है, अब तैयारी कर डालो, है ना? तो AITS में एक तो जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनका एक सिंपल रिवीजन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सारे चैप्टर्स का एक प्रॉपर रिवीजन कर डालो, फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लो। और चैप्टर तुम्हें पता ही है, सारे ऐसे ही चैप्टर्स हैं जिसपे बहुत ज्यादा फॉर्मूले तो बेस्ड नहीं है। तो कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर ली जाए, कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो मेरे हिसाब से कहीं ऐसा ना हो ना कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो बुरा लगता है उस टाइम पर, है ना? तो कम से कम जितना एक बार किया था उतना एक बार दोहरा के आओ। तो AITS क्या, हालांकि वन शॉट भी हम लोग डाल रहे हैं, फिजिक्स का भी हो गया, आज मैथ्स का भी होगा तुम्हारा वन शॉट। और कल केमिस्ट्री का भी वन शॉट एक कर लेंगे, कुछ कुछ सवाल वो की प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे हिसाब से रिवाइज करके आना। तो कल वन शॉट करते हैं और उसको लेवल कैसा रहता है? लेवल तो यार मेंस का है AITS, तो लेवल तो मेंस लेवल ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि जरूर एक सवाल कुछ अरे भाई देखो, सीधी सी बात है, टेस्ट ने अगर कुछ सिखाया नहीं तो टेस्ट का फायदा क्या है? मतलब टेस्ट तो कुछ सिखा के ही जाएगा, आप समझिए। फायदा तभी है, मतलब आप सोचिए एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एक बच्चे की बात कर रहा हूं, किसी एक बच्चे के 50 में से 50 नंबर आ गए। तो अगर किसी बच्चे के किसी टेस्ट में 50 नंबर आ गए, तो उसको फायदा क्या हुआ उस टेस्ट का? उसने तो 3 घंटे बर्बाद कर दिए अपने। अरे भाई, जब सब कुछ आता ही था तो टेस्ट ना देता तो इससे अच्छा उन 3 घंटों में कुछ पढ़ लेता। तो 50 में 50 नंबर लाना, ये तो बहुत बेवकूफी हो गई। मतलब ऐसा पेपर देना या ऐसा पेपर करना, ये तो कहीं से फायदा नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि ये 50 में 50 नंबर अगर उसके फाइनल एग्जाम में आए होते तो फायदा था, क्योंकि अब उसके बाद उसको कुछ सीखना नहीं है, बस वो एग्जाम देना है, बाकी सब छू मंतर। तो लेकिन अब इस तरह के जो टेस्ट होंगे, AITS हो गया या जो भी तुम्हारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जो भी तुमने कहीं से भी कुछ करते हो तुम एज अ टेस्ट, वो तुम्हें कुछ सिखाता होगा तभी फायदा है। अगर वो तुम्हें सिखा नहीं रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैं तो हमेशा ये मानता हूं, टेस्ट का लेवल ऐसा होना चाहिए जो बच्चा पूरी तैयारी के साथ आए और आने के बाद उसको पेपर देने के बाद सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस रहे कि यार हमारे क्या नंबर आ रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इस टेस्ट ने यार हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, चाहे उसके 0 नंबर क्यों ना आए, आप समझिए, चाहे उसके 0 मार्क्स क्यों ना आए, फिर भी वो इस कॉन्फिडेंस के साथ खुशी खुशी पेपर के बाहर तभी निकल सकता है जब उसने तैयारी अच्छी की हो। आप मेरी बात समझिएगा। वरना मान लीजिए कोई लल्लू जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, 0 तो उसके भी आएंगे, बात समझ ना, 0 तो उसके भी आएंगे, वो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ ये खुशी खुशी बाहर नहीं निकल सकता कि यार बड़ा अच्छा कुछ सीखने को मिला, बड़ा अच्छा पेपर था, बहुत मेहनत की, लेकिन सवाल नहीं निकल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, मजा आ रहा था। ये सिर्फ वो बच्चा कॉन्फिडेंट हो सकता है जो बच्चा पढ़ के गया था, जिस बच्चे ने मेहनत की थी, जिस बच्चे को लगता था एक लेवल उसने तैयार किया हुआ है। तो इसलिए भाई मेरा मानना यही है, टेस्ट में अगर 100 सवाल आते हैं तो उन 100 में से 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, जो 10 20 सवाल 30 सवाल नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली होने भी नहीं चाहिए, ताकि वो 10 20 30 सवाल आपको और सीखने को मिले, अगले टेस्ट में आपको कुछ और सीखने को मिले, ताकि जो फाइनल एग्जाम आप दें उस फाइनल एग्जाम में कोई कमी ना रह जाए, उस फाइनल एग्जाम में सब कुछ सीख के पहुंचा जाए, ताकि मिनिमम 1 2 सवाल ऐसे मिले, अदरवाइज सारे सवाल जो है हमारे सीखे सिखाए। तो इसलिए टेस्ट का लेवल तो हमें लगता है अच्छा देना चाहिए यार, बाकी तो अब देखा जाएगा, लेकिन मेहनत तो होनी चाहिए, है ना? और टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट तुम सब लोगों को देना चाहिए, इसमें कोई वो तो है नहीं कि भाई टेस्ट देने में कोई कमी है, टेस्ट दो। अरे 2 नंबर आएंगे 4 नंबर आएंगे, फर्क क्या पड़ता है यार? टेस्ट देने में थोड़ी ना कोई बुराई है, टेस्ट जितनी बार टेस्ट हो उतनी बार टेस्ट दीजिए। अब मस्त है अपना, उससे एक आइडिया लगेगा कि भाई ऐसा है, और तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है। ये देखो उन लोगों के लिए यार जो करना चाह रहे हैं, जो करना ही नहीं चाह रहे वो तो बेचारे घबराते रहेंगे, भाई हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। और जो करना चाह रहे हैं उनको पता चलेगा, नहीं नहीं भाई, अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस मोल कॉन्सेप्ट में इस तरह के सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको भी सीखना है, इस तरह की और चीजें सीखनी है, इस तरह की और चीजें सीखनी है, ये उनको फायदा करे। ठीक है ना? और चलिए ठीक है, तो कल लास्ट क्लास की जो बात करें तो हम लोग शायद एंट्रोपी कैलकुलेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो एंट्रोपी कैलकुलेशंस में एक आइडिया लग गया था हमें कि हम उन तरह के केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो वो है, क्या कहते हैं उसको, अरे क्या था यार, सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यानी जो कल आपने पहला केस लिया था, मैं फटाफट उसके बारे में 1 सेकंड के लिए एक बात लिख देता हूं कि जो हमने केस 1 बनाया था, वो केस 1 एक ऐसा केस था जिसमें सिस्टम को ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज कर रहा था,
सिस्टम का टेम्परेचर तो चेंज कर रहा था, जैसे आपने चाय को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, बट सराउंडिंग का जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, यानी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था। तो हाँ सही है, ये एक केस बनाया गया था। और तुम समझो ये जो केस है, इस केस को जो तुमने बनाया है, ये केस कितने तरीके से डील किया जा सकता है, मतलब कितने तरह के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, या कितने तरह के गंदे गंदे सवाल बनाए जा सकते हैं। मतलब आप समझ ना, बड़ा अजीब अजीब सा कि भाई एक आदमी है ना, उस आदमी के हाथ में एक बल्ब है, या समझ रहे जो भी कुछ है, अब प्रोसेस कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि उसका खुद का टेम्परेचर तो कम होता जाएगा लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो जैसे मैंने कल भी एग्जांपल लिया था, बड़ा अच्छा एक सवाल बनाया जा सकता है, आईआईटी एडवांस वाला अगर मेरी बात सुन रहा है तो एक अच्छा पैसेज के फॉर्म में ये सवाल बना सकता है कि भाई एक आदमी गोवा घूमने गया था, है ना, उसका बड़ा दिल कर रहा था कि गरम गरम कॉफी पी जाए, समुद्र में नाव में बैठकर एक गरम गरम कॉफी पी जाए ऐसे। तो समझ रहे, तो कॉफी पी रहा था गरम गरम, अचानक जो है वो नाव में कुछ झटका वटका लगा और उसकी कॉफी जो है वो समुद्र में गिर गई। अब बताइए इस पूरे खेल में नेट एंट्रोपी चेंज क्या है। अब आदमी सोचा साला जी बेवकूफ आदमी, अच्छा खासा घूमने गया था, वहां पर भी जबरदस्ती की केमिस्ट्री ठूस दी उसने, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, मैं आपको कॉफी की मास दे दूंगा, कॉफी की स्पेसिफिक हीट दे दूंगा, कॉफी का टेम्परेचर दे दूंगा और साथ ही साथ समुद्र का टेम्परेचर दे दूंगा, इतना काम कर सकता हूं। तो अब ऑब्वियस हो गया, मैंने कहा ये तो वही केस बन गया जिसमें चाय ठंडी होती है, ये तो वही वाला केस है, चाय ठंडी होती है, चाय का टेम्परेचर कम हो जाएगा लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसे यहां पर भी है, समुद्र के अंदर एक कप कॉफी गिरने से समुद्र के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो कल की क्लास में हमने केस किया था, वो उन तमाम तरह के केसेस को डील करेगा जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर तो चेंज होगा बट सराउंडिंग पर असर नहीं पड़ेगा। और ऐसे में तुमने ये देखा था कि जो सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज निकल के आई थी, वो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हमने एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन से शायद निकाली थी, या फिर आप इसको भी ऐसे बोल सकते हैं एम एस एल एन टी टू बाई टी वन, जिसमें टी टू टी वन क्या थे ये बिल्कुल साफ मेंशन किया गया था। टी वन इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। याद है ये वाली बात? ये अब ऐसे में सर ये आपका नेट एंट्रोपी चेंज सिस्टम क्या आ जाएगी, और जब आप सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो सराउंडिंग क्या बोलेगी, सराउंडिंग बोलेगी भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नमकीन हो जाएगी, चाय नमकीन हो जाएगी, पता नहीं क्या बोल रहा है, हाँ बात तो सही है, चाय के साथ तो सब कुछ हो जाएगा बेटा, आप समझ रहे, सिस्टम के साथ तो सब कुछ हो जाएगा लेकिन समुद्र नमकीन मीठा नहीं हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब यह है। तो ऐसे में अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज निकाली जाए तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज जैसे पहले निकाली गई थी उसी तरह से नेट एंट्रोपी चेंज निकाल ली जाएगी। जो भी एंट्रोपी चेंज आएगा वो टेम्परेचर डेल्टा टी से निकाला जाएगा, और डेल्टा टी की वैल्यू अगर आप देखें तो वो T2 माइनस T1 से निकाली जाएगी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इन दोनों चीजों को यूज कर लिया जाए, बहुत आसानी से जोड़कर आप नेट एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। और यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज वो होती है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। आप इन दोनों को जोड़कर अपना काम चला सकते थे। कल हम लोग ने ये वाली बात की थी, क्या ये बात सबके समझ में आ गई है? और तुम समझो ये केस है, ये केस सिर्फ चाय वाय का केस नहीं है, आप मेरी बात समझिएगा, ये सिर्फ चाय वाय का केस नहीं है, ये केस हर उस सवाल से लिंक है जो जिसमें एंट्रोपी चेंज का प्रश्न है, और सिस्टम कह रहा है भाई मेरे साथ दिक्कत है, बट सराउंडिंग कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब सही चल रहा है। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा केस और हो सकता था, दूसरा केस ये इसमें बच्चों को यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन आती, वो कहते हैं सर ये क्या चक्कर है, यहां एमएस डेल्टा टी हो रहा है और वहां एमएस एल एन टी टू बाई टी वन हो रहा है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? यहां एमएस टी टू बाई टी वन इसलिए डेल्टा टी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो नेट हीट कितनी मिली सराउंडिंग को सिस्टम से वो हम निकाल लेते हैं। तो नेट हीट कितनी मिलेगी? एमएस डेल्टा टी, वो एमएस डेल्टा टी हमने ली और अपने टेम्परेचर से डिवाइड करके अपना एंट्रोपी चेंज निकाल लिया, बात खत्म। अगर मेरा भी टेम्परेचर बदल रहा होता तो ऐसे में फिर वही वाली हरकत करता, यहां मेरा भी इंटीग्रेशन में टेम्परेचर आता, तुम्हारे इंटीग्रेशन में भी टेम्परेचर अंदर रहता, और तब तुम भी लॉग के साथ होते, मैं भी लॉग के साथ होता। मैं केस बनाता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, सेकेंड केस बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज केस टू। केस टू क्या कह रहा है? केस टू कह रहा है भाई ऐसा है, सब मामला गड़बड़ा रहा है, क्या? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग
टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन चेंज, यानी सिस्टम का टेम्परेचर तो चेंज कर ही रहा है, साथ ही साथ सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बदल सकता है। अब ऐसे में अब ये कौन सा केस है? क्या ये केस ऐसा बोल सकते हैं कि जो है वो तालाब में एक जो है हमने गर्म पानी का ढक्कन डाल दिया तो क्या ये केस बन सकता है? नहीं 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 सर, तालाब में एक ढक्कन डालेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये केस कुछ ऐसा हो सकता है कि एक गर्म बॉटल को ठंडी बॉटल के साथ जुड़ा दिया, समझ रहे बात को? अब एक मग पानी को एक ठंडे मग पानी में मिला दिया। सर, अब दो लोहे के टुकड़े को दो बॉडीज को आपने जोड़ दिया, ये वो केसेस बन सकते हैं। लेकिन सर ये चाय चुई वाला केस नहीं बनेगा, समुद्र में चाय पी रहे हैं, चाय गिर गई, ना 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 सर, वो हम सिर्फ उन केसेस की बात कर रहे थे जहां पर समुद्र का टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता था प्रैक्टिकली। अब आप उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर सराउंडिंग भी कह रही भाई हमें भी असर पड़ेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग ऐसी है जो बहुत बड़ी नहीं है, उसका टेम्परेचर भी वेरी कर सकता। तो अगर ऐसा बोला जाए तो फिर कोई भी एक सिंपल सा केस बना के तुम सोच सकते हो। मान लीजिए ऐसे समझाने के लिए बोलूं, मेरे पास एक जो है वो लोहे का टुकड़ा ये है और एक लोहे का टुकड़ा ये है। मान लीजिए मेरे पास दो लोहे के टुकड़े हैं और इसको बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, समझ रहे बात को, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना लेते हैं और इस आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने दो लोहे के टुकड़े आपस में ज्वाइन कर दिए। दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। ब्लॉक ए इज एट T1 टेम्परेचर, ब्लॉक बी इज एट T2 टेम्परेचर। द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m एंड द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज ऑल्सो m। द स्पेसिफिक हीट, दे बोथ आर लोहे के टुकड़े, ऐसे मान लेते हैं। कैसे लिखें? आयरन ब्लॉक यहीं लिख देता हूं। कोई आयरन लिखना जरूरी नहीं है, मतलब मेटल ब्लॉक है हमारा कोई भी, दोनों लेकिन सेम ले लेते हैं, मेटल ब्लॉक। और ये वाला भी हमारा मेटल ब्लॉक, आयरन ब्लॉक, ये दोनों हमारे सेम। अच्छा, दोनों को सेम लेने का भी पर्पज है, ये जरूरी नहीं है कि सेम लिए जाए। मैं तो सवाल को उस लेवल तक पूछ सकता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब जेई एडवांस वाले ने क्योंकि पूछा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा मुश्किल करने की अभी जरूरत नहीं लगती। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि असर दोनों को आयरन ब्लॉक लेने का फायदा क्या है। दोनों को आयरन ब्लॉक लेने का फायदा कुछ इस तरह का नजर आ रहा है कि दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी। मेरी बात समझिएगा, अगर दोनों आयरन ब्लॉक लिए जाते हैं तो दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर दोनों अलग अलग मेटल्स हैं, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप मुझे दे दीजिए, दोनों का मास अलग होगा, वो मुझे दे दीजिए, मेरा काम चल जाए। अब तुम जरा समझना, एक चीज समझो जरा, अगर मैं साफ साफ मेंशन करूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2 तो क्या होता है, ये क्या तुम्हें पता है? तुम सोच के जवाब दो, क्या होता है, तुम ये बताओ। क्यों होता है वो सब छोड़ो, वो तो बात की बात है, क्या होता है ये बताइए। सर, ये एक ऐसा सिंपल एग्जांपल है जो हमने शायद छठी क्लास में भी हमसे टीचर पूछता था कि एक गर्म टुकड़े को ठंडे टुकड़े के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो सर ये पुरानी कहानी है, गर्म टुकड़े से हीट का ट्रांसफर ठंडे टुकड़े की तरफ होगा। क्लियर है? यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, तो हॉट बॉडी से अगर कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है तो इस पूरे खेल में एंट्रोपी चेंज क्या है? तो मैंने कहा भैया एंट्रोपी चेंज तो लगाना पड़ेगा, हीट ट्रांसफर हो रहा है, एंट्रोपी चेंज लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में एक केस में एंट्रोपी घटेगी और एक केस में एंट्रोपी बढ़ेगी। तो अब जिस तरह से आपने ये पूरा सिस्टम आइसोलेट कर रखा है, पूरा सिस्टम आइसोलेट कर रखा है, इसको देख के ऐसा लगता है कि एक आदमी तो मेरा सिस्टम बन जाएगा जो हीट दे रहा है, मान लेते हैं, और एक आदमी मेरी सराउंडिंग बन जाएगी। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, यही दुनिया है, अब यही मेरी दुनिया है। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर यही सिस्टम है, यही सराउंडिंग है और यही यूनिवर्स है सर, क्योंकि आपने इसको आइसोलेट कर दिया, बाहर की दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक सिस्टम बन गया, एक सराउंडिंग बन गया, सब जो खेलना खेल लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं। अब तुम बताओ, क्या ये महसूस कर पा रहे हो? दिस इज द केस ऑफ दिस इज द सेकंड केस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज चेंजिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज आल्सो चेंजिंग। तो अब हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी से हीट ट्रांसफर करता जा रहा हूं। तो अगर मैं अपनी बॉडी से हीट ट्रांसफर करता जाऊंगा तो मेरी एंट्रोपी गिरती जाएगी, लेकिन वो हीट सामने वाली बॉडी के अंदर जा रही है तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो ऐसे में ये अपने आप कैसे चमक रहा है, ठीक। तो ऐसे में एंट्रोपी चेंज निकालनी पड़ेगी। तो ये तो कंफर्म है, एक की एंट्रोपी गिर रही है, एक की एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक, क्लियर है? अब थोड़ा सा अपने आप अकल लगाओ, क्या ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है? हाँ, तो सर इसका तो उसी तरह से निकालेंगे ना यार, जैसे निकालते थे सर, ds इज इक्वल टू dq/t। और dq रिवर्सिबल इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि अब समझिए बात को, जरा धीरे धीरे चल रहा है अपना, धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर
खट 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 इनफाइनाइट स्टेप्स में। सर दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, आप इसको रिवर्सिबली समझ लीजिए, ज्यादा अकल मत लगाइएगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस में से धीरे धीरे करके अपना हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे में अगर इसका ये हीट ट्रांसफर हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो, ये इतना स्लो स्टेप है कि आप ये मान सकते हैं कि जो भी हीट है वो डी क्यू रिवर्सिबल ही मान लेते हैं। तो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अब बताइए जरा डी क्यू का वैल्यू क्या आएगी? सर डी क्यू की तो वैल्यू वही आ जाएगी, एम एस जो भी स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है वो रख लेंगे, एम एस डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये आपका आंसर है, ये आपका नेट एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। अब ऐसे में जो आप वो लगाएंगे क्या कहते हैं उसको, लिमिट्स क्या लगाएंगे? तो सर ए का जो टेम्परेचर है वो T1 था और वो बढ़कर सॉरी घटकर क्या हो जाएगा? घट के क्या हो जाएगा सर? T2 नहीं होगा। समझो बात को, दोनों लोग एक कॉमन टेम्परेचर पर आएंगे। ये फिजिक्स है जो तुमने फिजिक्स में हीट ट्रांसफर पढ़ा है, बात समझ लो। और वो कॉमन टेम्परेचर तुम सब निकालना जानते हो। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? अरे खान साहब दीदी आ गई। ये फालतू लोग भागो बे, क्यों लोड ले रहे हो जबरदस्ती? शाम का टाइम अपना गुजार जब तो ये हमारा जो है ये कॉमन टेम्परेचर आएगा, और वो कॉमन टेम्परेचर तुमने हीट ट्रांसफर में फिजिक्स में निकाल रखा है। तो मेरे ख्याल से सब लोग समझेंगे, एक T1 है एक T2 है, तो कॉमन टेम्परेचर शुड बी T1 प्लस T2/2। अब वो कॉमन टेम्परेचर के लिए मैंने यहां पर मास अगर अलग दिए गए होते या स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती तो मैं करता। आप समझिएगा कैसे कॉमन टेम्परेचर निकल के आएगा, जरा सब लोग बताइए। फिजिक्स में कर चुके हो तुम। मास m हो गया, स्पेसिफिक हीट हमारी s है, और टेम्परेचर कितनी हीट में ट्रांसफर करूंगा? मान लीजिए कॉमन टेम्परेचर T है, तो आपने T1 माइनस T हीट ट्रांसफर की, वो हीट उसने ले ली, तो उसका भी मास m है, उसकी स्पेसिफिक हीट s है, और उसका जो टेम्परेचर वो बढ़कर T हो गया, तो ये T माइनस T2 हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? इससे आप कॉमन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर वो मास अलग अलग होते तो मास की वैल्यू अलग अलग होती, स्पेसिफिक हीट अलग होती तो स्पेसिफिक हीट अलग होती। इसको यूज करके एम हटा एस हटा, एम हटा एस ऐसा, इससे टी की वैल्यू जो आपने निकाली वो आ गई T1 प्लस T2/2। ये तब आ रही है, मेरी बात जरा समझना, ये तब आ रही है जब सारी चीजें आपने एक जैसी ली हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का मास, ब्लॉक का मास अलग है, एक का m है एक का 2m है। ये सब तुम लोगों ने फिजिक्स में किया होगा यार। हीट ट्रांसफर यही तो पढ़ा जाता है, और पढ़ा क्या जाता है बताओ? ये वाला पढ़ा है इस तरह का केस कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है, स्पेसिफिक हीट को यूज करा जा रहा है, टी की वैल्यू निकाली जा रही है, व्हाट इज कॉमन टेम्परेचर। ये पढ़ा है सब लोगों ने, एमएस डेल्टा टी वाला खेल? जल्दी से बताओ। और ऐसा भी हो सकता है, हाँ करा, और ऐसा भी तुम्हें पता होगा कि अगर मास बदल दिए जाए, एक का m है एक का 2m है ना, एक का स्पेसिफिक हीट s है एक का 2s है, तो कुछ भी खेल लो। मैं तो उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है सवाल को। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं भाई, ताकि ये m1 m2 के टर्म्स ना आए, ये उल्टी सीधी बकवास ना चले, अपना टी पता चल गया। अब यहां इंटीग्रेशन बड़ा क्लियर है, आप T1 से लेकर T तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो T1 से लेकर T तक इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर है? और तुम्हें पता ही है कि T1 से लेकर T तक जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा MSln T/T1। और तुम सब जानते हो T/T1 की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? क्योंकि T की वैल्यू T1 से छोटी, और अगर T की वैल्यू T1 से छोटी, हाँ कंडक्शन के अंदर जहां पर तुम्हें पड़ा, तो T की वैल्यू अगर T1 से छोटी है तो ऐसे में सर ये नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? आना भी चाहिए ना सर, आप समझिए बात को। ये हीट लूज कर रहा है तो इसकी एंट्रोपी गिरेगी और उसकी बढ़ेगी। तो चलिए अब उसकी निकालते हैं। जब आप उसकी एंट्रोपी निकालेंगे तो सराउंडिंग की एंट्रोपी आएगी। नाउ दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। सो डेल्टा एस सराउंडिंग जब आप निकालेंगे तो इस बार जो डेल्टा एस सराउंडिंग निकल के आएगा वो फॉर्मूला वही होगा, लेकिन इस बार फर्क क्या होगा? इट विल बी माइनस DQ सिस्टम बाय T का इंटीग्रेशन। और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो बाहर नहीं निकल के आएगा सर, इस बार वो टेम्परेचर भी वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इस बार भी सिस्टम ने जो हीट बाहर निकाली वो मान लेते हैं MSDT है, और वो MSDT डिवाइडेड बाय T आपने इंटीग्रेट कर दिया माइनस साइन के साथ। इस बार T भी अंदर रहेगा, और इस बार आपका जो टेम्परेचर है वो कहां से लेके कहां तक पहुंच जाएगा? इस बार जो मेरा टेम्परेचर है वो T2 से T तक पहुंच जाएगा। समझिए, इस बार जो हमारा टेम्परेचर है वो T2 से T तक पहुंच जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके कितना निकल के आना चाहिए? दिस इज MSln T बाय कितना आ जाएगा? T बाय कहां से लेके कहां तक गया था? T2 से इसमें एक बार साइन का देखना यार जरा। अच्छा, वो माइनस में आएगी, हीट निकल रही है, माइनस पहले से लगाएगा। एक सेकंड, ये प्लस में आएगा भाई, जरा समझना, क्योंकि DQ तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, क्योंकि वो हीट लूज कर रही है, और आपका फॉर्मूला क्या था? माइनस DQ सिस्टम बाई T। तो ऐसे में वो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस, और ये आ जाएगा MSln T/T2।
और ये पॉजिटिव आ रहा है, आप समझिएगा जरा, यानी दिस इज MsLN T/T2, दिस इज MsLN T/T1। ये आ गई एंट्रोपी चेंज वो वाली जो आपके ब्लॉक बी की हो रही है, ये वो एंट्रोपी चेंज जो ब्लॉक ए की हो रही है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपको नेट एंट्रोपी चेंज देखने को मिलेगी, और वो नेट एंट्रोपी चेंज बड़ी आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। कितना आ जाएगा जरा बताओ नेट एंट्रोपी चेंज? डेल्टा एस यूनिवर्स, दोनों को जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा MsLN, दोनों को जोड़ा तो इट विल बी T²/T1 T2। और व्हाट इज टी? टी इज हमारा ये कॉमन टेम्परेचर है। टी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और तुम्हें हैरानी होगी कि जेई के मेंस लेवल पर इस सवाल को पूछा जा चुका है। मैं कल की क्लास में, जब हम वो वाली क्लास करेंगे कल AITS वाली, तो हम ये वाला सवाल एक बार जेई के मेंस में जो पूछा गया था कराऊंगा मैं तुम्हें, सेम सवाल था। लेकिन तुम इसको समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। और देखो एक चीज भी बड़ा क्लियर है। एक चीज क्या क्लियर है कि इतना तो आइडिया है, जैसे अक्सर यहां पर ना माइनस प्लस की दिक्कत लगती है यार, मतलब सर जैसे हमसे भी गलती होती है, कभी माइनस लगा देते हैं कभी प्लस लगा देते हैं, फिर जब सोचते हैं तो सही करते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है क्या, कि जब यहां हीट आ रही है तो इसकी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो आप कम से कम अपने हिसाब से श्योर रहिएगा कि आपका फाइनल आंसर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। और तुम जानते हो टी की वैल्यू T2 से बड़ी है, और अगर टी की वैल्यू T2 से बड़ी है तो पक्का इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव निकल के आएगी, इसका एंट्रोपी चेंज निगेटिव निकल के आएगा, दोनों का समेशन होगा और वो समेशन भी पॉजिटिव निकल के आएगा, इसमें भी कोई शक नहीं। समझिए, क्लियर? अरमान पूछ रहा है कहां करवाएंगे? अबे कल YouTube पे AITS की क्लास चलेगी ना 5 बजे। कल हमारी क्लास नहीं है, कल YouTube वाली क्लास चलेगी, समझो बात को। तो उस टाइम पर जो है हर चैप्टर के 10-10, 15-15 सवाल कर लेंगे, एक रिवीजन जैसा हो जाएगा, बस मस्त हो जाएगा, समझो बात को। टाइम कब से रहेगा? 5 बजे से। हाँ, YouTube पर। मानस कह रहा है सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मानस बिल्कुल रिपीट कर देंगे। तुम्हारे भावनाओं से लग रहा है कि तुम एक जेन्युइन बच्चे हो और तुमने डाउट पूछा है। मानस सोच रहा होगा अरे सर को बेवकूफ बना दिया मैंने। अबे सुनो बे तुम, अरे समझो यार बात को, ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, ये हीट दे रहा है, वो हीट ले रहा है, और यानी हीट फ्लो हमें पता ही हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, ये हीट फ्लो हो रहा है, ये हीट फ्लो है ना। अब हम ये सब समझते हैं इस बात को कि अगर ये हीट फ्लो हो रहा है तो ऐसे में अब इसकी एंट्रोपी चेंज निगेटिव आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी, ये भी ठीक है, यहां हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, अब इसकी पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी, वो कैसे निकालेंगे सर? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये तो कंफर्म हो गया, जो टी की वैल्यू होगी वो इंटीग्रल साइन के अंदर रहेगी, और जब भी टी इंटीग्रल साइन के अंदर रहता है वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो MsLN T2/T1 यानी MsLN कहां से लेके कहां तक? सर टेम्परेचर आपका T1 था और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? कॉमन टेम्परेचर T, तो T1 से लेके T तक इंटीग्रेट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। लॉग वाला आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि टी इज वेरिएबल, बात समझ रहे हो? अच्छा, जब हमने पिछली क्लास में वो ऐसा सराउंडिंग का एंट्रोपी निकाला था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो वहां ये टी बाहर आ गया था, और जब ये टी बाहर आ गया था तो ऐसे में MS∆T/T से हमारा काम चल गया था। यहां टी भी अंदर रहेगा, आप समझ रहे क्यों? क्योंकि इस बार सराउंडिंग का टेम्परेचर भी वेरिएबल है, और अगर टी भी अंदर रहेगा तो सिस्टम ने अपने अंदर से जरा सी हीट बाहर निकाली MsDT, तो इसका मतलब ये हुआ दैट हीट विल बी माइनस में, क्यू की वैल्यू माइनस में होगी क्योंकि सिस्टम निकाल रहा है। और हमने पढ़ा था कि सराउंडिंग की एंट्रोपी DQ सिस्टम बाई टी से निकाली जाती है, माइनस DQ सिस्टम बाई टी से निकाली जाती है। तो वो जो हीट मैंने निकाली वो ऑलरेडी माइनस में, आपने फॉर्मूला लगाया माइनस DQ सिस्टम बाई टी, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन में ये टी बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा क्यों? क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो इस बार ये भी लॉग आएगा। इससे पहले वाले केस में ये टी बाहर आ जाता था तो MS∆T/T से काम चल जाता था, यहां ये टी भी अंदर रहेगा और वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आप दोनों एक्सप्रेशन हमारे लॉग में निकल के आएंगे। बात समझे? ब्लॉक बी को कल्याण सिंह पूछ रहे हैं कि ब्लॉक बी को सराउंडिंग क्यों माना? देखो ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉक बी को सराउंडिंग माना, बस ये मुझे जो लगा वो यही लगा कि एक बॉडी जो हायर टेम्परेचर पर है वो सराउंडिंग्स को हीट लूज करती है, तो मैंने इस बार सराउंडिंग एक ऐसा आदमी ले लिया जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा, बस। अब आप उसको ब्लॉक माने ना माने, आप ये मान लीजिए दिस इज अ सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं, ये वो केस, ठीक है। अब तुम बताओ, अगर मान लो इस तरह के, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, देखते कौन कौन मुझे जवाब देगा। मुझे जल्दी से ये बात बताना कि अगर ये सवाल आता है, जो कि अब पता नहीं सुन ले तो अच्छा है ना जेई एडवांस वाले, कि भाई मेरे पास ना
हम दो दोस्त पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि वो ऐसा सवाल बनाते हैं, वो माहौल बनाते हैं, तो वो बच्चों को परेशान करने के लिए माहौल बनाते हैं। तो मान लीजिए दो दोस्त पिकनिक मनाने जा रहे थे, एक दोस्त के पास गर्म बोतल थी, एक दोस्त के पास ठंडी बोतल थी, समझिए बात को, और दोनों के पास एक कॉमन जार था। उन दोनों ने अपनी अपनी बोतल जो है मिक्स कर दी। क्या बता सकते हैं नेट एंट्रोपी चेंज क्या होगा? अब बढ़िया सवाल आ गया। अब ऐसे में तुम बताओ, क्या ये सब लोग एग्री करते हैं कि सर वो सवाल सेम इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाएगा, जिसमें दोनों बोतलों के टेंपरेचर पता होने चाहिए, कॉमन टेंपरेचर हम निकाल लेंगे और उसके बाद फटाफट ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको नेट एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करके बता सकते हैं? बताओ ये बात समझे कि नहीं? क्लियर है? पिकनिक वाला समझ में आया ना? यानी ये वो सारे मतलब ये ब्लॉक का तो सिर्फ एक कहानी है यार। तुम्हें सिर्फ वो केस का समझाना चाह रहा हूं कि वो किसी भी तरह का कोई केस बनाए जिसमें तुम ये पहचान पा रहे हो कि सराउंडिंग का टेंपरेचर कांस्टेंट है या सराउंडिंग का टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं है। ऐसे में आप आंसर कैसे निकालेंगे ये तुम्हें बताया जा रहा है बस। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट केस बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या, जैसे तुम देख भी रहे हो, जब हम लोग आप डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर एंट्रोपी चेंज किसी रिवर्सिबल प्रोसेस की निकाली जा रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब अब मैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बना चुका हूं। चाय ठंडी हो रही है, हीट देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब चाय और सराउंडिंग का टेंपरेचर बराबर हो जाएगा। तो जिस टाइम चाय और सराउंडिंग का टेंपरेचर बराबर हो जाएगा उस टाइम पर एक थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और उस थर्मल इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस में आप ये समझ जाएंगे कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यानी अब हीट फर्दर लूज नहीं होगी, यानी अब जो है गई आई टाइप, समझ लो बात को। तो ऐसे में जो नेट एंट्रोपी चेंज आएगा वो जीरो निकल के आएगा। वो तुम समझते भी हो, तुम देखो इस बात को। चाय ने, अगर मान लीजिए चाय अब थर्मल इक्विलिब्रियम बना चुकी है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में चाय का टेंपरेचर और सराउंडिंग का टेंपरेचर बराबर है, और जिस टाइम पर चाय और सराउंडिंग का टेंपरेचर बराबर होगा जो नेट एंट्रोपी चेंज होगा वो जीरो निकल के आएगा। इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे और वो आपके सामने है। चाय की जो एंट्रोपी चेंज आएगी वो आएगी माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। मानते हैं चाय किसी टेंपरेचर पर है और उस टेंपरेचर पर वो अगर अपने अंदर से हीट लूज करती है, अगर वो अपने अंदर से हीट लूज करती है क्यू, तो जो नेट एंट्रोपी चेंज उसका आएगा उस टेंपरेचर पर वो माइनस क्यू सिस्टम बाई टी आएगा। वही हीट सराउंडिंग के पास जाएगी, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, तो वो कितनी हो जाएगी सर? वो माइनस माइनस क्यू सिस्टम बाई टी हो जाएगी, दैट इज प्लस क्यू सिस्टम बाई टी हो जाएगी। सराउंडिंग का टेंपरेचर भी टी है, मेरा भी टी है। क्यों? क्योंकि सर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ऐसे में सर हम दोनों का टेंपरेचर सेम होगा। अगर हम दोनों का टेंपरेचर सेम होगा तो हम दोनों की एंट्रोपी चेंज भी सेम होगी। अब हमारी अगर एंट्रोपी चेंज भी सेम है तो दोनों को जोड़कर आप नेट एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो नेट एंट्रोपी चेंज कितनी निकल के आएगी? जीरो। यानी याद रखने वाली बात क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज का जो सम होगा वो जीरो होगा। ये बात याद रखनी। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें सिस्टम जो कि जिसमें हो रहा है इरिवर्सिबल, यानी स्पॉन्टेनियस। आप किसी स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं, चाय ठंडी होती जा रही, इरिवर्सिबल होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो उस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव निकल के आएगी। आप समझिए, हम लोगों ने कल प्रूव भी की थी इस बात को, आप इस बात को भी अभी हम बात देख ही रहे हैं। अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते तो क्या होता सर? उस केस में चाय हीट लूज करती जा रही है। क्यों? क्योंकि चाय का टेंपरेचर सराउंडिंग के टेंपरेचर से ज्यादा है। तो अब आप देखिए, चाय की जो एंट्रोपी चेंज होगी वो यहां से निकल आएगी, और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज आएगी वो यहां से निकल आएगी। यानी चाय किसी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर अपने अंदर से एक हीट बाहर निकाल रही है, तो उसकी जो एंट्रोपी चेंज आएगी वो माइनस क्यू बाई टी बनाएगी, और वही हीट जब सराउंडिंग में जाएगी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज क्यू बाई टी टू से निकाली जाएगी। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो नेट एंट्रोपी चेंज निकल के आएगा वो ये आएगा, और हमें देख के लग रहा है क्योंकि T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है इसलिए पक्का ये टर्म हमारा पॉजिटिव निकल के आएगा। यानी आप जब तक चाय ठंडी हो रही है तब तक तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और नेट एंट्रोपी चेंज आपकी पॉजिटिव निकल के आनी है, क्योंकि T1 हमारा T2 से बड़ा है। तो अगर T1 T2 से बड़ा है तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन जीरो। इसमें सोचने की हमें जरूरत नहीं। लेकिन जिस इंस्टेंट पर चाय और सराउंडिंग का टेंपरेचर बराबर हो जाएगा, अब वो सिस्टम एक थर्मल इक्विलिब्रियम बना लेगा। ऐसे में चाय से अगर कोई हीट निकल के आती भी है तो सराउंडिंग से वही हीट वापस अंदर चली जाएगी, क्योंकि नेट एंट्रोपी चेंज क्या है? जीरो। समझो इस बात। क्लियर है ये? अर्जुन मान जाओ बेटा, कोई अर्जुन करके बच्चा है, बहुत शरीफ इंसान है। अर्जुन मान जाओ बेटा, इतने शरीफ कैसे हो सकता है कोई इंसान यार, है ना?
ठीक, बहरहाल तो यहां पर ये इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करें, टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस की वो जीरो से बड़ी, और ये हमने देखा भी था, एंड दिस इज फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब भी कभी आप कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव होगी। तो वो यही कह रहे हैं कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में नेट एंट्रोपी चेंज जीरो से अब बड़ा होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक, और बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये, अब मैं एंट्रोपी कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं किसी गैसियस प्रोसेस। समझिए, अब ये इंपॉर्टेंट, गैसियस आइडियल गैस कोई प्रोसेस फॉलो कर रही है और उस प्रोसेस में आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी है, जिस पर सवाल बन सकते हैं और एक आध बार पूछे भी गए। तो हमें अब इस बात का ध्यान देते हैं। अब आप सबसे पहले समझिए, भाई किसी अगर ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो गैस फॉलो कर रही, तो गैस कौन से प्रोसेस फॉलो कर सकती है, कौन सा प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ सकती है? सर आइसोथर्मल हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है, आइडियाबैटिक हो सकता है, आइसोकोरिक आइसोबारिक टाइप का कोई प्रोसेस हो सकता है। तो आपको किसी भी गैस ने कोई प्रोसेस फॉलो किया गया, पाथ फॉलो किया, तो आपको उसकी एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, एक चीज करते हैं, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है उसको छोड़ते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है कि नहीं। तो वो कहता है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका जो है वो प्रोसेस से क्या लेना देना, ये तो जनरल है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए क्या ये लिखना ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू? हाँ, यहां तक भी ठीक है सर, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा, क्या ये भी लिखा जा सकता है डी यू को एन सीवी डी टी और डी डब्ल्यू को माइनस पी एक्सटर्नल डीवी लिखा जा सकता है? हाँ सर, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप इसको यहां तक लिख सकते हैं। सो इट विल बी एन सीवी डी टी प्लस पी एक्सटर्नल डीवी, यहां तक लिख सकते हैं। दिस इज डी क्यू। अच्छा, अब ये बताइए, अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक चेंज करता हूं, दिस इज एन सीवी डी टी प्लस पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस डीवी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा डी क्यू। क्या बताओ, अब ये तुम्हें समझ में आता है ये स्टेटमेंट? अगर आपने पी एक्सटर्नल की जगह, हमने पहले भी बात की थी, अगर आपने पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस लिख दिया तो इसका मतलब है अब आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर अब आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ऐसे में डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू एन सीवी डी टी प्लस पी गैस से निकल के आने वाला है। बताओ समझे? समझ पाए? बताओ, क्या ये वाली बात सबके समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत सीधा सा प्रोसेस है, मैंने कहीं पर ये डिफाइन नहीं किया है अभी कि मेरा जो प्रोसेस है वो शुरू वाली लाइन में, पहली लाइन में मैंने कहीं कुछ नहीं बोला कि अब आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कुछ नहीं सर, ये दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, फिर मैंने दाएं बाएं कर दिया, फिर मैंने डीयू की जगह एनसीवीडीटी लिख दिया, जो कि आइडियल गैस के लिए लिखा जा सकता है, और वर्क डन तो सर कुछ भी हो हमेशा पी एक्सटर्नल डीवी से निकाला जाता है, यहां तक भी ठीक है। फिर आप ये कह रहे हैं कि सर पी एक्सटर्नल को पी गैस लिख देंगे। जैसे ही आपने पी एक्सटर्नल को पी गैस लिखा तो एक चीज क्लियर हो गई कि अब आप जो है रिवर्सिबल पाथ की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, तो इसलिए मैंने डी क्यू की जगह क्या लिख दिया, डी क्यू रिवर्सिबल। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, पूरे एक्सप्रेशन को टू से टी से डिवाइड कर दूंगा, तो दिस विल बी डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी विच इज इक्वल टू एन सीवी डी टी बाई टी प्लस पी गैस को लिख सकता हूं एन आर टी बाय वी डीवी, और आपने क्योंकि टी से डिवाइड किया था तो ये आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब आप और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये सब लोग अपने आप देखेंगे एक बार, जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। सो दिस विल बी डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, दिस इज इक्वल टू एन सीवी डी टी बाई टी प्लस एन आर, क्या क्या बचेगा, डीवी बाई वी, डीवी बाय वी, क्योंकि ये सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अच्छा, अब आप ये बताइए जरा सोच के कि अगर मैं इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या होगा। सो दिस इज डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी मस्ट बी इक्वल टू एन सीवी डी टी बाई टी, टी वन से टी टू प्लस एन आर इंटीग्रेट किया डीवी बाई वी, वी वन से वी टू। So ultimately, what is dq reversible by t? This is delta S system, which must be equal to n CV ln
T2/T1 plus nRln V2/V1 and this is my net entropy change of a system. गैशियस सिस्टम, एक ऐसा गैशियस सिस्टम, आइडियल गैशियस सिस्टम जो कि एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेस कौन सा है ये यहां मुझे नहीं बताया गया है। वो कह रहे भाई ऐसा है, ये क्लियर है, प्रोसेस कोई भी हो सकता है बट शुड बी रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होना चाहिए क्योंकि फिर ये डिराइव नहीं कर सकते, आप समझिए, आप डिराइव नहीं कर सकते इस चीज को क्योंकि ये चीज रिवर्सिबल मानकर ही प्रूफ की गई है। क्योंकि आपने पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस का वैल्यू पुट किया है और पी गैस को आपने nRT/V डाला है, तो आपने बिल्कुल साफ ये बात जाहिर की है कि गैसियस सिस्टम जब कोई रिवर्सिबल पाथ फॉलो करे, प्रोसेस कौन सा है मैंने ये नहीं लिखा, मैंने कहीं नहीं बताया कि आइसोथर्मल है, मैं कहीं नहीं बता रहा हूं कि एडियाबेटिक है, ये कहीं आइसोकोरिक, कुछ नहीं, एक जनरल सा एक्सप्रेशन आ रहा है कि किसी भी गैसियस सिस्टम को जब आप कोई प्रोसेस फॉलो करवाते हैं, चाहे वो आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, कोई भी, बट शुड बी रिवर्सिबल। ऐसे में उस सिस्टम की एंट्रोपी चेंज NCVln T2/T1 प्लस nRln V2/V1 से कैलकुलेट की जाती है एंड दिस इज क्वाइट लॉजिकल। क्यों क्यों कह रहा हूं ऐसा, आप जरा समझिएगा। नेट एंट्रोपी चेंज गैसियस सिस्टम की दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज माय टेंपरेचर फैक्टर और अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज माय वॉल्यूम फैक्टर। और मुझे लगता है सारी दुनिया इस बात को एग्री करेगी, सर यही तो वो दो फैक्टर हैं जो सिस्टम के एंट्रोपी को गवर्न करते होंगे, एक टेंपरेचर जो कि रैंडमनेस को गवर्न करता होगा और एक वॉल्यूम जो कि रैंडमनेस को गवर्न करता होगा। यानी किसी भी गैसेस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती होगी, एक टेंपरेचर और एक वॉल्यूम। कुछ केस ऐसे बन सकते हैं जिसमें टेंपरेचर कांस्टेंट है तो उसकी एंट्रोपी वॉल्यूम डिसाइड कर लेगी, कुछ केस ऐसे बन सकते हैं जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसकी एंट्रोपी टेंपरेचर डिसाइड कर लेगा। लेकिन कुछ गैसेस प्रोसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें टेंपरेचर भी वेरी करे, वॉल्यूम भी वेरी करे, वहां पर वो दोनों फैक्टर मिलकर ही उस सिस्टम के एंट्रोपी को डिसाइड करें। बताओ यहां तक सबके समझ में आया, ये डेरिवेशन सबके समझ में आ गया। यानी यहां पर जो जितनी बात समझ में आ रही है वो ये है कि एंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम की दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। एंट्रोपी जो है डेल्टा एस किसी भी सिस्टम की, जो मेरा गैसियस सिस्टम है, आइडियल गैसियस सिस्टम, समझना जरा बात को, आइडियल गैस का जो मेरा सिस्टम है, इस आइडियल गैसियस सिस्टम में प्रोसेस कोई भी हो लेकिन यह कंफर्म है पाथ शुड बी रिवर्सिबल, पहली बात, एंड डेल्टा एस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वन टेंपरेचर वाला फैक्टर और दूसरा वॉल्यूम वाला फैक्टर। इसमें कोई शक नहीं है कि गैसियस सिस्टम के एंट्रोपी ये दो फैक्टर्स गवर्न करेंगे, जिसमें टेंपरेचर वाला फैक्टर NCVln T2/T1 से निकाला जाएगा और जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो nRln V2/V1 से निकाला जाएगा। यानी किसी भी गैसियस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो यहां से निकाली जा सकती है और इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे, जिस पर किसी भी तरह का कोई सवाल बनाया जा सकता है और इसको सब लोग एक खूबसूरत बात मानकर याद कर लेंगे। अभी तक यहां पर यह कहीं से भी तय नहीं हुआ है कि आप किसी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं या आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यह यहां से कहीं से भी डिसाइड नहीं हुआ। क्लियर है? तो मैं चैट ओपन कर रहा हूं, उम्मीद है अर्जुन भाई चले गए होंगे और जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ गई। शाबाश। तो जैसे ही अर्जुन दोबारा आएगा ये चैट फिर से डिसेबल कर देंगे। ये अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास बड़ा कॉमन सा हथियार है, बेकार दिमाग लगा रहा है। तो बहरहाल तो अब दूसरी बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, सर ये तो एक जनरल सा केस बन गया, अब आप सारे केसेस एक एक करके कर लीजिए, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। तो मैंने कहा ठीक है, अब गैस से कहते हैं कि भाई तू अलग अलग जो करना चाहे कर ले, तो अब मैं एक एक करके केस की बात कर लेता हूं। मैं सबसे पहले आइसोथर्मल की बात करता हूं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। तो अगर आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या, जल्दी से बताओ। अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? सर अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो डेल्टा एस सिस्टम होगा, दैट इज गैसियस सिस्टम, वो nRln V2/V1 प्लस NCVln T2/T1 से निकाला जाएगा। दिस इज जनरल, सर ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए सर टेंपरेचर हमारे सेम होंगे, और अगर टेंपरेचर सेम है तो सर ये टर्म जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 T2 बराबर होते हैं।
क्लियर है ये? तो ऐसे में सर जो आपका बिल्कुल सही है, तो जो आपका सिर्फ वॉल्यूम वाला फैक्टर आपका, यानी टेंपरेचर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर एंट्रोपी क्यों चेंज हो रही है भाई? अरे सर वॉल्यूम की वजह से हो रही होगी ना, क्योंकि वॉल्यूम वाला फैक्टर भी एंट्रोपी को गवर्न करता है। तो एक गैस अगर मान लीजिए आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही है तो टेंपरेचर की वजह से भले ही उसकी एंट्रोपी चेंज ना हो, बट वॉल्यूम के इंक्रीज करने से उसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी। यानी साफ दिखाई देता है कि जो डेल्टा एस सिस्टम निकल के आएगा किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वो NRln V2 by V1 से निकाला जाता है। और हमारे एग्जाम में ये सवाल पूछकर ये सवाल सेम सवाल पूछा जा चुका है, इसको कल की क्लास में कराऊंगा मैं। कल हम रिवीजन क्लास में, एआईटीएस की रिवीजन क्लास में इस पे आने वाला सवाल जरूर कर लेंगे। ये हमसे पूछा जा चुका है। यानी सोचिए इसका, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि सर सोच तो है, यानी उसको पता है कि कैलकुलेशन बहुत तगड़ी नहीं है, उसको पता है कि अप्रोच बहुत मुश्किल नहीं है, तो मेंस लेवल पर वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल पूछ सकता है। लेकिन ये सर किसको पता होगा? ये सिर्फ उनको पता होगा जिनको सिस्टम की नेट एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी आती होगी, जनरल फॉर्मुला और उस रिवर्सिबल वाला फॉर्मुला। और उसके बाद सर अगर आपको केसेस बनाने हैं तो आप केस बना सकते हैं। क्लियर है? 5 बजे होगी आयुष, 5 बजे क्लास होगी, तुम्हें नोटिस भी मिल जाएगा जेई वाला चैनल पे। कहां होगी पता नहीं, कहां होगी, एक बार देखना तुम, है ना? हाँ स्नेहाशीष, ये जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला एकदम, लेकिन ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए, वो जो कि रिवर्सिबल पाथ फॉलो कर रही हैं। चाहे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक मुझे मतलब नहीं, लेकिन वो रिवर्सिबल पाथ फॉलो कर रही हैं। क्योंकि तुमने देखा था ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस लिख दिया था, तो जहां तुमने पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस लिखा, खेल खत्म हो गया। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब ये बताइए, चलिए मान लिया सर ये हमारा जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आ रहा है। क्या तुम में से कोई समझदार आदमी ये बताएगा कि मैं सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज कैसे निकालूं? सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्या कोई बता सकता है? यानी अगर कोई गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो सराउंडिंग के एंट्रोपी में क्या असर पड़ेगा, ये सोच के बताइए जरा। और तुम्हें यह भी सोच के बताना है कि सराउंडिंग के एंट्रोपी में कोई चेंज आएगा भी कि नहीं। आएगा। तुम देखो, मैं अब एक लाइन बोलूंगा, तुम सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। अब तक बोलता चला आ रहा हूं, पता नहीं तुमने ध्यान दिया कि नहीं। सराउंडिंग क्या कहेगा? सराउंडिंग कहेगा अंदर क्या चल रहा है, सिस्टम कौन है, सिस्टम क्या करता है, मुझे क्या लेना देना भाई। समझो बात को। मेरी एंट्रोपी में चेंज तभी आएगा जब मुझसे कुछ लोगे या मुझे कुछ दोगे। बात समझो, या तो मेरे अंदर हीट आए या मुझसे हीट जाए, तब तो मैं कुछ सोचूं। तुम अंदर क्या कर रहे हो मुझे क्या लेने देना। अरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो कहेगा ऐसी तैसी तुम्हारे आइसोथर्मल की, मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये बताओ मुझे क्या दिया या मुझसे क्या लिया, ये बताओ बस। मैं उसी हिसाब से अपनी एंट्रोपी डिसाइड करूंगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर तुम्हें याद हो तो एक चीज बहुत क्लियर थी और वो बहुत जरूरी थी, और हम लोगों ने उसको बहुत डिटेल में समझा भी था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डी यू, अगर सारे केस वही अपने आइडियल गैसेस की बात करें तो डी यू जीरो था, और अगर डी यू जीरो था तो सर डी क्यू ही डी डब्ल्यू था। याद करो जरा, डी क्यू की वैल्यू ही मैग्नीट्यूड वाइज डी डब्ल्यू के बराबर थी। इसका मतलब यह हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का जो एक्सचेंज है, वो हीट का एक्सचेंज कौन डिसाइड करता है? वर्क डन। तो अगर कोई सिस्टम आइसोथर्मली V1 से V2 एक्सपैंड कर रहा है तो जितनी भी हीट उसने ली या दी वो मुझे वर्क डन से पता चल जाएगी, और उस वर्क डन से मैं आइसोथर्मल प्रोसेस में सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लूंगा। सिस्टम का सवाल क्योंकि पूछ चुका है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सराउंडिंग से रिलेटेड बात करेगा। सब लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिस्टम के एंट्रोपी चेंज का एक जनरल फॉर्मूला, सर गैसियस सिस्टम है। सर आप एक एक करके सारे सिस्टम्स बता रहे हैं। पहला आपने लोहे के टुकड़े को पानी में डाल दिया, वो एक तरह का सिस्टम बन गया। सर फिर आपने दो लोहे के टुकड़े को जोड़ दिया, वो दूसरे टाइप के सिस्टम बन गए। तमाम केसेस बन सकते हैं। सर तीसरा केस बनाया है आइडियल गैस का। मैंने अब आइडियल गैस से पूछा वो क्या करती है, तो उसने कहा वो करती क्या छोड़ो, वो पाथ उसका रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर उसका पाथ रिवर्सिबल है तो उसके लिए जनरल एंट्रोपी चेंज का ये जनरल फॉर्मूला। अगर आइसोथर्मल है तो इसको जीरो कर देना, आइसोकोरिक है तो इसको जीरो कर देना। बात समझो कि नहीं, हम बात कर लेंगे, लेकिन ये एक जनरल फॉर्मूला। तो सर चलिए ठीक है, सिस्टम का तो जनरल फॉर्मूला पता चल गया कि अगर कोई गैस रिवर्सिबल पाथ फॉलो करके कोई भी प्रोसेस फॉलो करती है रिवर्सिबल पाथ फॉलो करके, तो उसकी एंट्रोपी चेंज एनआरएलएन V2 by V1 प्लस एनसीवीएलएन T2 by T1 से निकाला जाए। सर सराउंडिंग का कैसे निकालेंगे? जैसा भी मैंने बताया, अब अगर ये गैसियस सिस्टम एंट्रोपी चेंज कर रहा है तो ये पक्का है कि इसका वॉल्यूम चेंज हुआ। अब ऐसे में
ये तो कंफर्म है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में गैसेस सिस्टम ने वर्क किया होगा। अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप एक्सपेंशन की बात करेंगे तो गैसेस सिस्टम ने वर्क किया। तो मान लीजिए कि वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, तो अगर वॉल्यूम V1 से V2 हो गया तो क्या हुआ सर? ये तो गैसेस सिस्टम ने वर्क किया। तो फिर वर्क कैसे किया सर? उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। उसने कहा ना एनर्जी मत छेड़िएगा क्योंकि एनर्जी चेंज तो जीरो है, तो ऐसे में सर उसको बाहर से खाना पड़ेगा सर। यानी अगर उसने वॉल्यूम अपना बढ़ाया तो इसमें कोई शक नहीं है कि सर ये इफ इन केस ऑफ एक्सपेंशन तुम कहो तो मैं यहां पर इस बात को मेंशन कर रहा हूं, अगर आप एक्सपेंशन की बात करते हैं तो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, और इसमें कोई खास केमिस्ट्री नहीं है और तुम सब इस बात को समझ जाओगे। यानी अगर गैस फैल रही है तो V2 V1 से बड़ा होगा, और अगर V2 V1 से बड़ा है तो सर ये टर्म पॉजिटिव निकल के आएगा, और अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो V2 की वैल्यू V1 से छोटी निकल के आएगी, और उस केस में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मान लेते कोई भी एक केस मान के सर एक्सपेंशन हो रहा है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। ये देखिए V2 by V1 पॉजिटिव आएगा, यानी गैसियस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा। ठीक, लेकिन सर सराउंडिंग की घट रही है। क्यों घट रही है जरा जल्दी से बताओ? क्योंकि सर ये अगर फैलेगा तो सराउंडिंग से खाना खाएगा, सराउंडिंग से हीट लेगा, और सराउंडिंग से अगर हीट गई तो सराउंडिंग क्या बोलेगी? अरे मुझसे हीट मांग रहे हो, मेरी एंट्रोपी गिरेगी। यानी एक चीज क्लियर है, सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज सराउंडिंग से ली गई हीट या सराउंडिंग को दी गई हीट डिसाइड करेगी। अब सराउंडिंग को कितनी हीट गई, कितनी हीट आई, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा सिस्टम ने क्या मांगा। याद करो जरा, आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम क्या मांगता था? सर सिस्टम उतना ही मांगता था जितना उसको काम करना है, क्योंकि अगर उसने उससे ज्यादा मांग लिया तो उसका टेंपरेचर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या तुम्हें आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना आता था रिवर्सिबल प्रोसेस का? हां सर मुझे आता है। दैट वाज nRT/ln V2 by V1, वही वाला फॉर्मूला था सर, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। यानी अगर मैं सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज की बात करूं, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग in this isothermal process, isothermal reversible process जो अभी हम कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे जरा बताइए? वर्क डन से। वर्क डन कितना होगा? माइनस Px, बल्कि अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि इससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला लिखता हूं। W रिवर्सिबल तुम्हें याद होगा, इट इज nRT/ln V2 by V1। हमारे केमिस्ट्री में इट इज माइनस nRT/ln V2 by V1। ठीक है, और अभी बात हुई थी W और Q सिस्टम में माइनस प्लस का अंतर है, तो जो हमारा Q होगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस nR/ln V2 by V1, यानी सिस्टम ने हीट दी। ये ठीक है, तो ये Q पॉजिटिव आ गया। अच्छा, अब जरा जल्दी से याद करके बताओ, व्हाट इज डेल्टा एस सराउंडिंग? डेल्टा एस सराउंडिंग वाज माइनस Q सिस्टम बाय T। अब Q सिस्टम की वैल्यू जो है वो ये है, माइनस Q सिस्टम बाय T आ जाएगा, माइनस nRT/ln V2 by V1 डिवाइडेड बाय T। बट सर दिस T विल बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सो इट शुड बी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब होगा क्या जरा समझना एक बार में, इट विल बी माइनस nR/ln V2 by V1। ये कैसे? क्योंकि सर ये दोनों आपने कैंसिल कर दिए। ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया सर? ये सिस्टम का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये बराबर कैसे हैं? बेटा तुम खुद समझो, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर नहीं है तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो एक ही वजह हो सकती है, दीवारों को इंसुलेट करना पड़ेगा वरना टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, और दीवार इंसुलेट हो गई तो फिर वो एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाएगा। यानी कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस सिर्फ तभी हो सकता है जब सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर सिमिलर हो। कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात को? सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। यानी कहने का मतलब ये हुआ, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, भाई समझो बात को, ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर कुछ और, ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर कुछ और। ये आइसोथर्मल कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हीट का फ्लो होता रहेगा। सर हम हीट का फ्लो रोक दे तो, अरे भाई हीट का फ्लो रोक दोगे तो ये एडियाबेटिक बन जाएगा। अगर तुम आइसोथर्मल रखना चाहते हो तो तुम्हें सिस्टम सराउंडिंग का टेंपरेचर सेम लेना पड़ेगा। सो दिस T इज द टेंपरेचर ऑफ गैस एंड दिस इज द टेंपरेचर सराउंडिंग, दे बोथ आर सेम। यानी फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस T गैस शुड बी इक्वल टू T सराउंडिंग। समझो बात, यानी कहना क्या चाह रहा हूं, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज माइनस nR/ln V2 by V1,
और सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस एनआरएलएन V2/V1। अगर अब मैं दोनों को जोड़ दूं तो नेट एंट्रोपी चेंज कितनी आएगी? यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज आएगी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, एंड दिस इज एनआरएलएन V2/V1 प्लस माइनस एनआरएलएन V2/V1। सर साफ दिखाई देता है इट इज जीरो। इतनी क्यों मेहनत कर रहे थे सर? जब बात हो चुकी थी कि रिवर्सिबल है तो पहले ही बताया जा चुका था कि रिवर्सिबल का तो नेट एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो ही निकल के आता है सर। समझो बात, तसल्ली से समझना। बच्चों को जो कंफ्यूज, देखो मैं इसलिए इस चीज पे जोर दे रहा हूं। जनरली आप बुक्स वगैरह में इतना डिटेल में नहीं बोलते, बट तुम्हें फिर भी जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे ये डाउट है कि तुम्हारे मेंस लेवल पर सिस्टम के एंट्रोपी चेंज पूछ चुका है, इस फॉर्मूले को पूछ चुका है। मेरे लिए बहुत अच्छा सवाल है वो सिस्टम की जगह सराउंडिंग की एंट्रोपी पूछे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि सराउंडिंग की एंट्रोपी निकाली कैसे जाती। समझिए, तो सराउंडिंग के एंट्रोपी का निकालने का जो मैं तुम्हें सीधी बात बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। वो ये है कि सराउंडिंग सिर्फ चुपचाप ये कहेगा, मान लीजिए जैसे ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम आइसोथर्मल फैल रहा है ऐसे करके, कुछ बकवास हो रही है, ठीक। अब मैं सराउंडिंग हूं, अब कोई मुझसे आके ये पूछे कि भाई साहब आपकी एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? अंदर जो सिस्टम है ना वो आइसोथर्मल फैल रहा है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मैं कहूंगा तुम अजीब बेवकूफ आदमी हो, तुम्हें मेरी एंट्रोपी जाननी है तो अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे क्या लेना देना? मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ कि मुझसे हीट अंदर जा रही है या मेरे पास आ रही है। अगर मेरे पास आ रही है तो मैं अपनी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव बना लूंगा, हीट डिवाइडेड बाय मेरा टेम्परेचर। और अगर मुझसे जा रही है तो मेरा एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो जाएगा, हीट डिवाइडेड बाय मेरा टेम्परेचर। यानी मैंने क्या दिया, मैंने क्या लिया, मुझे ये बताओ। सिस्टम मुझे क्या दे रहा है या सिस्टम मुझसे क्या ले रहा है, मुझे ये बताओ। मैं अपने टेम्परेचर से डिवाइड करके मैं आपको अपनी एंट्रोपी चेंज बता दूंगा। मुझे ये सब मत बताओ कि आइसोथर्मल है क्या एडियाबेटिक, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। यानी इस सवाल में भी सिस्टम के एंट्रोपी का तो जनरल फॉर्मूला मैंने याद किया था, सराउंडिंग के लिए मैंने सिर्फ सराउंडिंग से ये कह दिया कि भाई ऐसा है, जरा सिस्टम को हीट दे दो क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहा है। तो सिस्टम ने पूछा कितनी दे दूं, तो सिस्टम ने कहा मैं जितना काम करूंगा उतनी दे दो। तो सिस्टम ने काम कितना किया? सिस्टम ने काम किया माइनस एन आरटीएल V2/V1। तो फिर हीट कितनी दी? प्लस एन आरटीएल V2/V1। दिस इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। बात समझ रहे हैं? सो दिस शुड बी व्हाट? पॉजिटिव। अब आपने निकाला क्या? डेल्टा सराउंडिंग, और सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या था? माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। क्योंकि ये पॉजिटिव है माइनस पहले से लग जाएगा, इट विल बी माइनस एन आरटीएल V2/V1 बाई टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। द टेम्परेचर शुड बी सेम बिकॉज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस विल बी द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। समझो, सो अल्टीमेटली द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज माइनस एन आरटीएल V2/V1। इसको समझो, प्रेशर में भी लिख सकते हो, प्रेशर वाला बात समझो। आइसोथर्मल है तो V1 V2 को अरे भाई ये सब बातें मत करो यार, ये P1 लिख सकते हो, यहां P1/P2 करके लिख सकते हो, ये अलग कहानी का, सब समझो बात को। बट मेन क्रक्स क्या है कि सिस्टम की एंट्रोपी चेंज पूछी जाएगी तो माइनस एनआरटीएल V2/V1 से, और सराउंडिंग की पूछी जाएगी तो माइनस एनआरटीएल V2/V1 से, एंड द नेट चेंज विल बी जीरो। समझो कि नहीं? समझो, क्लियर है? समझ पाए? अच्छा, अब सर एक लफड़ा है सर। सर बुरा मत मानिएगा, अब अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो क्या करते हैं? अब गड़बड़ है सर। अगर यही आइसोथर्मल इरिवर्सिबल होता तो चलिए ठीक है सर, थोड़ी सी जब इतनी अकल लगाई है तो सर थोड़ी सी अकल और लगाते हैं। अगर इरिवर्सिबल होता तो क्या होता? नाउ वी आर, नाउ नेक्स्ट केस इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, चाहे एक्सपेंशन लो चाहे कॉन्ट्रैक्शन लो, कुछ भी ले लेंगे। अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो क्या? सर देखिए ऐसा, टी कहीं नहीं मिसिंग है, बट टी कहां से मिसिंग हुआ? अब आइसोथर्मल प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है तो क्या होगा? तो सर देखिए ऐसा है, अब आप पेन रख दीजिए। क्यों? क्योंकि सर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं। जरा समझना बात को, क्या ये फॉर्मूला अब एप्लीकेबल है? एन आर एल एन V2/V1 प्लस एन CVln T2/T1, क्या अब ये जनरल फॉर्मूला हमारे लिए एप्लीकेबल है? अब ये हमारे लिए एप्लीकेबल?
सर अब एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया था जनरल, वो प्रोसेस रिवर्सिबल मान के किया था। तो अब आप ये नहीं कर सकते, मतलब अब आप ये नहीं कह सकते कि एक गैस ये इस स्टेट पे है, एक गैस इस स्टेट में है, ये स्टेट ए है, ये बी है, तो आप यहां से यहां का एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं। एक बार इसको डेल्टा एस रिवर्सिबल बोल रहे हैं और एक बार डेल्टा एस इरिवर्सिबल बोल रहे हैं। कुछ या समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि अगर दो स्टेट्स को गैस इरिवर्सिबल पाथ से ज्वाइन कर रही है, तो जो भी एंट्रोपी चेंज होगी वो वही होगी कि अगर वो गैस रिवर्सिबल पाथ ज्वाइन करती तो। समझो क्यों? क्योंकि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। यानी समझो, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, एस इज स्टेट फंक्शन। अगर एस स्टेट फंक्शन है तो ऐसे में डेल्टा एस भी स्टेट फंक्शन होगा, और अगर डेल्टा एस भी स्टेट फंक्शन है तो ए से बी आप चाहे रिवर्सिबल पाथ फॉलो करें चाहे इरिवर्सिबल पाथ फॉलो करें, एंट्रोपी चेंज तो सेम आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अब ये कहते हैं कि गैस V1 से V2 एक्सपैंड कर रही है इरिवर्सिबली, तो आप क्या बोलेंगे? रुको रुको, अगर रिवर्सिबल करती तो एंट्रोपी क्या आती? तो मुझे पता है तो एंट्रोपी क्या आती, क्योंकि ये टर्म जीरो होता और उस केस में एंट्रोपी आता NRln V2/V1। तो फिर यही एंट्रोपी अब भी निकल के आएगी। जरा समझो, एंट्रोपी विल बी सेम। सब लोग मेरी बात समझना, सिस्टम के एंट्रोपी आज भी यही निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि सर सिस्टम के एंट्रोपी चेंज से क्या लेना देना कि तुम रिवर्सिबल हो कि रिवर्सिबल, भले ही तुम्हारा फॉर्मूला सेम हो, भले ही तुम फॉर्मूला रिवर्सिबल पाथ के लिए निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे एक बात पता है कि डेल्टा एस इरिवर्सिबल निकालने के लिए डेल्टा एस रिवर्सिबल की वैल्यू निकाल ली जाए, क्योंकि डेल्टा एस रिवर्सिबल हमें निकालना आता है, क्योंकि उसका मुझे फॉर्मूला आता। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई गैस 2 लीटर से 10 लीटर एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली रिवर्सिबल, तो उसकी एंट्रोपी चेंज NRln V2/V1 से निकाली जाएगी। अगर वही गैस 2 से लेकर 10 लीटर इरिवर्सिबली एक्सपैंड करती है आइसोथर्मली, तो भी उसकी एंट्रोपी NRln V2/V1 से निकाली जाती। रिवर्सिबल पर सवाल आ चुका है, इरिवर्सिबल पर अगर आता है तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जिनको पढ़ा लिखा नहीं है वो तो ये बेकार हो गया, उनको तो यही नहीं आता। जो पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ ये सवाल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं कैसे, जबकि ये फॉर्मूला तो रिवर्सिबल पाथ के लिए बनाया गया था। लेकिन जिनको ये बात पता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, अगर इन दो स्टेट्स को मैंने ज्वाइन किया तो किसी भी एक तरह से अगर तुमने इनकी एंट्रोपी चेंज निकाल ली तो हर तरह की एंट्रोपी चेंज सेम निकल के आएगी। आपको जो पाथ फॉलो करना कर लीजिए, हर जगह एंट्रोपी चेंज सेम आएगा। यानी अगर वो कह दे कि मेरे पास एक पिस्टन है जो 2 लीटर से 10 लीटर आइसोथर्मली एक्सपैंड करवाएगा गैस को, अगर वो 2 स्टेप में ऊपर जाए, अगर वो इनफाइनाइट स्टेप में ऊपर जाए, अगर वो झटके से ऊपर जाए, अगर वो 5 स्टेप में ऊपर जाए, बताइए इन दोनों स्टेट्स की एंट्रोपी चेंज क्या होंगी? तो हर जगह एंट्रोपी चेंज सेम निकल के आएगी, बिकॉज एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन। तो तुम्हें कोई तो एक निकालनी आनी चाहिए। हाँ सर मुझे एक आती है, कौन सी? रिवर्सिबल वाली। तो बस सर रिवर्सिबल आती है, सबकी निकाल लूंगा क्योंकि सबकी सेम होगी। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? यानी एक चीज क्लियर है सर, आज भी मेरे सिस्टम के एंट्रोपी चेंज सेम निकल के आएगी, NRln V2/V1। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक आदमी कह रहा है ऐसा क्यों? अरे भाई ऐसा इसलिए भाई कि समझो बात को, एक गैस 2 लीटर से 10 लीटर जा रही है ना, अब 2 से 10 आइसोथर्मली जा रही, एक बार जा रही एक बार जा रही रिवर्सिबल, खट 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 बन क्या चल लेते, 2 से 10 लीटर का एक्सपेंशन है, खट 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 यहां पहुंच गया, हो गया ठीक। एक तरीका है, एक तरीका है खट 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 खट, एक तरीका है खट खट, तमाम तरीके। लेकिन सर अगर ये और ये फाइनल स्टेट फिक्स हो गई, सर ये स्टेट फिक्स हो गई, तो इनके बीच का एंट्रोपी चेंज फिक्स हो गई सर, ये एंट्रोपी चेंज फिक्स हो गई। अब आप खटखट करते रहिए, चाहे झटके से चले जाइए, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन सर। ऐसे में आपको अगर कोई एक तरह से एंट्रोपी निकालनी आती है, कोई एक तरीके से, तो आपको सब तरीके से निकालनी आती है, क्योंकि हर जगह एंट्रोपी सेम आएगी। मेरी बात समझ? और मुझे एक तरीके से तो आती है, याद करो, एक तरीके से तो आती है। किस तरीके से? रिवर्स। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर आपको ए से बी का पाथ इरिवर्सिबल दे रखा है, तो आप बोलिए ये कि अगर ए से बी के बीच में कोई रिवर्सिबल पाथ फॉलो करते गैस, तो उसकी एंट्रोपी चेंज ये आती, और यही अब भी होगी। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। कुछ समझे बात को? नहीं, टाइम वाइम के कैसे गंदे गंदे सवाल पूछते हो बे? अबे हम कोई पढ़े, तुम कितनी बार, हमें उतना कोई, हम कोई साइंटिस्ट हो ना यार।
तो वही 11वीं 12वीं का सिलेबस हमने पढ़ा हुआ है। हमने कोई किताबें नहीं पढ़ी यार, अपनी बात बता रहा हूं, कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई भी किताब नहीं पढ़ी, एक भी। इसलिए जितना तुम जानते हो उससे उसी में 19-20 मैं जानता हूं। मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हो सर? फिर टाइम तो ज्यादा लग सकता है सर, है टाइम कम लग सकता है सर, वहां तो आग लग जाएगी सर, वहां तो बारिश हो रही हो। अरे यार, मुझे इन सब चीजों के सवालों के आंसर नहीं पता भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं और गलत क्यों बोलूं? अब कोई बोला टाइम ज्यादा लग जाएगा, अब मैं नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछो। मैं इवन दिमाग भी नहीं लगाना चाहता, मैं दिमाग भी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं उल्टा सीधा जवाब दे दूंगा, गलत सलत, क्या फायदा होगा? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो मुझे बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करो जैसे एक नॉर्मल टीचर होते हैं, समझ रहे हो? जैसे एक नॉर्मल बच्चा है, तुम अपने किसी कलीग के साथ डिस्कस कर रहे हो, अपने किसी स्टूडेंट के साथ, दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो उससे जिस लेवल के सवाल पूछते हो उसी लेवल के सवाल मुझसे पूछा करो भाई। मुझसे इस तरह के सवाल थोड़ा ना पूछा करो, सर अगर यहां लाल तार काट दे तो क्या होगा? अबे भाई, हमें भी यही लगता है, लाल तार काटोगे तो साला कहीं बम ना फूट जाए, और क्या बोले यार। लेकिन सर आप तो टीचर है सर, 21 साल हो गए सर आपको पढ़ाते हुए, आपको पता होना चाहिए सर, लाल तार काटने से या पीला तार काटने से क्या होगा और कौन सा तार काटे। अरे नहीं भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं दोस्त, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। मुझसे वो सवाल मत पूछो जिसका कोई लॉजिक या जिसका आंसर मैं ही गलत सलत दे दूं तुम्हें। आसान हो, जैसे होता है ना, टीचर, मैं टीचर हूं, अब ये तो नहीं कहूंगा यार माफ करो मुझे नहीं आता है, अब मैं गोल मोल करूंगा उसमें, समझ लो, खिचड़ी निकालूंगा, खोद पोद करूंगा। अब खिचड़ी निकालने वक्त तो तुम्हें पता ही, आदमी गलत सलत बता देता है, बस खत्म हो गया। तो वो मैं नहीं चाहता यार, मुझसे इस तरह सवाल मत पूछो, मैं नहीं जानता भाई, समझ लो ना? तो लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा सवाल सही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा सवाल सही नहीं है। मैंने उस सवाल के बारे में ना सुना, ना सोचा, ना मैं सोचना चाहता, क्योंकि मैं गलत आंसर नहीं देना चाहता। बट क्योंकि नहीं सोच रहा हूं इसका मतलब वो इररिलेवेंट है, बस ये समझ लो। अगर मुझ पे भरोसा रख रहे हो तो इतना भरोसा और रखो, मतलब तुम अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फैजल सर से आंसर मिलना चाहिए किसी भी सवाल का, मतलब ऐसी जनरल बात कर रहा हूं, किसी भी सवाल का, तो फिर तुम सही एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट अगर नहीं मिल रहा है तो सिर्फ मुझ पे भरोसा रखो। इसलिए नहीं बता रहा हूं, जैसे कई बार टीचर्स हम लोग कह भी देते हैं कि ये तुम्हारे मतलब का नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। मुझे आता तो है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं मुझे आता ही नहीं है यार, मुझे आता ही नहीं है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता ही नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं ये, क्योंकि तुम्हारे मतलब का ही नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं, और जो तुम्हारे सिलेबस का नहीं वो मेरे सिलेबस का नहीं, क्योंकि मैं और तुम एक ही इम्तिहान के लिए मेहनत कर रहे हैं बस। तो इसलिए मस्त रहो एकदम, ठीक है ना? बहरहाल, तो अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पूछे गए सवाल का आंसर मुझे कभी नहीं आता होगा। अब मुझे याद भी नहीं तुम क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे हो, बट तुम इस बात को यकीन रखो कि जवाब अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो उसके पीछे रीजन ये तो है ही कि भाई अब मैं क्या अकल लगाऊं, भाई मेरे समझ में नहीं आ रही है बातें, ठीक। दूसरा ये कि आप मत पूछो, अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूं तो मुझ पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे मतलब का नहीं था, है ना, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, ठीक। चलिए, तो बहरहाल अब ये तो क्लियर हो गया सर आपकी, अगर आपको इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम लोग मेरी बात समझ भी रहे हो कि नहीं। मान लो एक सवाल आता है कि थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल 2 लीटर से 4 लीटर गैस फैल रही है, एंट्रोपी चेंज बताइए, ठीक है। और यही सेम सवाल अगर इररिवर्सिबल हो, 2 लीटर से 4 लीटर गैस फैल रही है, अब आप एंट्रोपी चेंज बताइए, ऐसे। तो अब तुम समझ रहे हो ना बात को, आइडियल गैस वगैरह सब वही सवाल वैसे ही है यार, आइडियल गैस है, आप 2 मोल हैं, ऐसे। तो अब तुम ये मेरी बात समझ रहे हो कि दोनों जगहों पर एंट्रोपी चेंज सेम आएगा, ये सबके समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको ये समझ में आ रहा है कि द डेल्टा S1 वैल्यू विल बी डेल्टा S2 वैल्यू। और रीजन बहुत क्लियर है कि डेल्टा S1 तो निकालना आता है मुझे, क्योंकि रिवर्सिबल है, तो इसका तो मुझे फॉर्मूला आता है, NRln V2/V1। मुझे इसका नहीं आता, लेकिन मुझे यह पता कि स्टेट फंक्शन है और स्टेट फिक्स है, 2 से 4, 2 से 4, टेम्परेचर कॉमन, प्रेशर कॉमन, सो द स्टेट्स आर फिक्स, एंड इफ द स्टेट्स आर फिक्स तो एक चीज फिक्स हो गई सर, इन दोनों के बीच में तुम्हें जैसे जाना चले जाइए सर, एंट्रोपी एक ही निकल के आएगी, बात खत्म। समझ गया ना? नहीं सॉल्व मत करो, ऐसी मैं तो सवाल तुमको सिर्फ पूछ रहा था देने के लिए, सॉल्व वॉल्व मत करो, तुम मेरी बात समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं, तो बस इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब इसी में सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट क्या आता है सर? अगर सराउंडिंग होता तो आप सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज निकालते तो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज आप कैसे निकालेंगे सर? आंसर सेम आएगा, है ना? तुम आंसर निकालना चाहो तो ऐसे NRln V2/V1, ये आंसर आ गया, है ना? तो अब वो ये कहना चाह रहा है भाई अगर सराउंडिंग एंट्रोपी निकाल ले
अरे सर पिछली बार सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या थी? पिछली बार सराउंडिंग की एंट्रोपी माइनस NRLN V2/V1 थी, वो प्लस थी, ये माइनस में थी। तो इस बार भी अगर सिस्टम की माइनस NRLN V2/V1 है तो सराउंडिंग की भी माइनस NRLN V2/V1 होगी। नहीं, तुम मेरी बात फिर भूल गए। सराउंडिंग क्या बोलेगा? सराउंडिंग कहेगा अबे प्रोसेस तुम फॉलो कर रहे हो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तुम्हारी सरदर्द है, मुझसे क्या लेना देना तुम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो बे? मुझसे ये बताओ क्या चाहिए, क्या दोगे, बात खत्म। मुझे नहीं लेना देना तुम क्या कर रहे हो। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, नहीं नेगेटिव नहीं आएगी भाई, मुझे पता था बहुत सारे बच्चे गलती ये करेंगे, अब ये नेगेटिव नहीं आएगी, समझो बात को। ये जो तुम्हारा NRLN V2/V1 सिस्टम की निकल के आ रही है, इट इज ड्यू टू स्टेट फंक्शन, और क्योंकि सराउंडिंग सिस्टम की तुमने NRLN V2/V1 एक बार रिवर्सिबल पाथ के लिए निकाली, तो इरिवर्सिबल पाथ की भी NRLN V2/V1 होगी, सही है। लेकिन सराउंडिंग को इससे क्या लेना देना कि अंदर क्या बचा हुआ है? सराउंडिंग तो सिर्फ एक बात बोलती है, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ मुझे, मुझसे क्या लोगे या मुझे क्या दोगे। और अब फर्क पड़ेगा, क्यों सर? इस बार फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि सराउंडिंग फॉर सराउंडिंग, अब फर्क पड़ेगा। एक चीज तो क्लियर है सर, DQ इज इक्वल टू DW, आइसोथर्मल है, ठीक। सर इस बार वर्क डन सेम नहीं है सर। मेरी बात सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। सर ये इरिवर्सिबल पाथ है सर, इरिवर्सिबल पाथ का वर्क डन रिवर्सिबल पाथ के वर्क डन से अलग होता है, और इसी वजह से हीट की वैल्यू अलग निकल के आएगी। याद करो अभी तुमने सराउंडिंग की कैसे निकाली थी सर? सराउंडिंग की आपने निकाली थी इस तरह से, ये देखिए आप, कहां गई ये सराउंडिंग की आपने निकाली थी इस तरह से सर। आपने ये बोला था, हां आपने ये बोला था कि वर्क डन रिवर्सिबल ये होता, तो फिर क्यू रिवर्सिबल आ गया, क्यू सिस्टम आ गया, उससे आपने टेंपरेचर से डिवाइड करके ये निकाला, ठीक। इस बार जो वर्क डन है सर वो तो पाथ फंक्शन होता है ना सर, वर्क तो स्टेट फंक्शन नहीं होता, तो अब वर्क तो बदल जाएगा। हां बात तो सही है, और अगर वर्क बदल गया तो एंट्रोपी बदल जाएगी। सब लोग समझना इस बात को। नाउ दिस DW जो DQ है हमारा वो क्या है? इट इज माइनस, इसको अलग से लिखते हैं, जो वर्क डन है हमारा दैट इज वर्क इरिवर्सिबल। कितना होता है इरिवर्सिबल वर्क डन? इट इज माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। याद आ रहा है? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का वर्क डन। अब ऐसे में अगर ये वर्क डन है तो जो हमारा DQ होगा, जो हमारा Q होगा वो कितना होगा? माइनस लगाकर, तो हमारी जो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग की निकल के आएगी, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज माइनस DQ सिस्टम माइनस DQ सिस्टम माइनस Q सिस्टम बाय T से निकाली जाएगी। एंड व्हाट इज माइनस Q सिस्टम? माइनस Q सिस्टम विल बी, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा? अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस फैल रही है तो बाहर से हीट ली जाएगी, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी हमारी घटेगी। तो सराउंडिंग अगर हमारी एंट्रोपी घटती है तो वो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? इट विल बी P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये हमारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग होगा जो कि वही निकल के आएगा, यानी कि यहां माइनस साइन आए। माइनस साइन क्या होएगा? क्योंकि W इरिवर्सिबल अगर इतना है तो Q की वैल्यू माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगी, और फिर वो माइनस रख देंगे, तो दिस विल बी माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T, एंड दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब ये यार मुझे बिल्कुल एडवांस लेवल का लगता है सवाल, अगर वो पूछता है तो एक अच्छा सवाल बनने वाला। तो सब लोग इस बात को थोड़ा समझो। सर आप बहुत हंसते हैं, बताइए, ये भी बुरा लगता है, एक आदमी खुश है ये भी बुरा लगता है। खैर, तो इसको जरा सब लोग समझो यार, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अब थोड़ा सा मैं फिर से एक बार बोलूंगा, तुम एक बार फिर से समझना। सर सिस्टम के एंट्रोपी चेंज में कोई झंझट नहीं है, सिस्टम एक पाथ फॉलो कर रहा है, अगर वो रिवर्सिबल पाथ फॉलो करेगा तो जो एंट्रोपी चेंज आएगी वही आएगी अगर वो उन्हीं दोनों स्टेट्स के बीच में कोई और पाथ फॉलो करता। तो एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन सर, इसलिए एक प्रोसेस से काम चल जाए, ठीक। सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज निकालते वक्त सिर्फ एक ही तरीका काम आता है, वो क्या है? सराउंडिंग को क्या दिया, सराउंडिंग से आपने क्या लिया, ठीक है। ये सराउंडिंग को क्या दिया क्या लिया, इस बार कौन डिसाइड करेगा? सर आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा सराउंडिंग का लेन देन वर्क डिसाइड करता है, एंड वर्क इज द पाथ फंक्शन सर। तो रिवर्सिबल के केस में वर्क डन माइनस NRTLN V2/V1 था, लेकिन इरिवर्सिबल के केस में वर्क डन
पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से निकाला जाता है। और अगर वर्क डन, इररिवर्सिबल वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से निकाला गया तो जो DQ वैल्यू आएगी वो प्लस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 आएगी। और फिर से जब आप सराउंडिंग निकालेंगे तो वो फिर से माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 बाई टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा। और इस तरह से जो नेट एंट्रोपी चेंज निकल के आएगी वो आपकी कितनी निकल के आएगी, डेल्टा एस जो नेट निकल के आएगा, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग्स, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और सिस्टम के एंट्रोपी चेंज अभी हमारी जिस तरह से बात हुई थी सर, उसमें बड़ी सीधी सी बात है, उसमें पाथ से कोई लेना देना नहीं है, वो NRln V2 बाई V1 से ही निकाला जाएगा। और जो सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज आएगी वो वर्क डन की मदद से, क्यों, क्योंकि सर वर्क डन ही हीट डिसाइड करेगा कि सराउंडिंग को क्या दिया और सराउंडिंग से क्या लिया। समझिए बात, दिस इज द नेट एंट्रोपी चेंज। समझिए, अच्छा तनवीर कह रहा आप बहुत हंसाते हैं, तो अच्छी बात है। इसको सब लोग समझो यार, इसको सब लोग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इस पर सवाल पूछ चुका है रिवर्सिबल के केस में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इररिवर्सिबल पे सवाल आ जाए सिस्टम की, सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज पे सवाल आ जाए, और बड़ा खूबसूरत सवाल बनेगा, पब्लिक सब गलत करके आएगी। उनको तो एक ही चीज पता है, सिस्टम के एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज उल्टी होती है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अबे वो इररिवर्सिबल में नहीं, रिवर्सिबल में होता है, समझो। और तुम्हें अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इररिवर्सिबल प्रोसेस में नेट एंट्रोपी चेंज क्या निकल के आनी चाहिए। अगर इस बार भी माइनस होता तो नेट एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं आ जाती, जबकि इररिवर्सिबल प्रोसेस में नेट एंट्रोपी चेंज क्या थी इस यूनिवर्स की, जीरो से बड़ी। सर ये जीरो से बड़ी निकल के आएगी, ये वो वर्क डन है जो रिवर्सिबल वर्क डन था, ये वो वर्क डन है जो इररिवर्सिबल है। सर रिवर्सिबल वर्क डन इररिवर्सिबल वर्क डन से बड़ा होता है सर, इनका समेशन हमेशा जीरो से बड़ा निकल के आएगा, आप समझिए, और आना भी चाहिए सर, समझो। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक आदमी कह रहा है सर डाउट देख लीजिए सर, रोना आ रहा है। मजा आ गया सर आज क्लास में, अच्छा अच्छा, गुड। सर रिवर्सिबल आइसोथर्मल में सराउंडिंग की एंट्रोपी तो पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं यार मैं कैसे समझाऊं भाई, सराउंडिंग की एंट्रोपी कौन डिसाइड करेगा मुझे बताओ। सराउंडिंग की एंट्रोपी डिसाइड करेगा, अगर सराउंडिंग हीट दे रही है तो एंट्रोपी निगेटिव आएगी, एंट्रोपी चेंज निगेटिव आएगा। और अगर सराउंडिंग की तरफ हीट आ रही है तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। तो अब तुम सिस्टम से पूछो वो क्या चाह रहा है। सिस्टम कह रहा है मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, अगर तो अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है तो क्यों, कैसे काम कर रहा है भाई, खाएगा ना। तो इसका कहां से खाएगा, सराउंडिंग से खाएगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया, सिस्टम फैल रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सराउंडिंग से खा रहे हो तो सराउंडिंग की घटेगी, बात समझ रहे हो। तो नेट एंट्रोपी चेंज जीरो होगा अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ग्रेटर देन जीरो होगा अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस। मैं ये बताना चाह रहा हूं। लेकिन कॉमन बात क्या है, कॉमन बात यह कि सर सिस्टम की जो एंट्रोपी है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इररिवर्सिबल हो, वो जीरो है सर, ओ सॉरी वो सेम है सर, क्योंकि एंट्रोपी चेंज दो कांस्टेंट स्टेट्स के बीच में, पाथ कैसा भी क्यों ना हो सर, एंट्रोपी चेंज फिक्स होती है। अगर आपने रिवर्सिबल एंट्रोपी NRln V2 बाई V1 बोल दी तो इररिवर्सिबल एंट्रोपी चेंज भी सिस्टम की यही होगी। सराउंडिंग में अंतर है क्या, सराउंडिंग को पाथ से लेना देना नहीं है, सराउंडिंग को सिर्फ इस बात से लेना देना है कि कितना हीट का आवागमन है। सर सराउंडिंग के केस में जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो करते हैं तो जो गैस वर्क करती है वो वर्क ही हीट ट्रांसफर डिसाइड करती है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो वर्क क्योंकि पाथ फंक्शन है तो रिवर्सिबल का वर्क डन कुछ और होता है, इररिवर्सिबल का वर्क डन कुछ और होता है। तो ऐसे में सर हीट का ट्रांसफर भी दोनों प्रोसेस में अलग अलग होता है। इसलिए सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज अलग हो सकती है सर, बट सिस्टम की सेम रहती है। हाँ सही बात है आतिफ, वो देना है यार, दे देंगे, उसका अभी कोई खास इस्तेमाल नहीं है। आ, सर आपका 10th और 12th के बैच में जो सबसे नालायक बच्चा था वो आज किस मुकाम पर है, पता नहीं यार, बहुत ज्यादा नालायक लोगों का तो याद नहीं है हमें, बल्कि बहुत सारे बच्चों का नहीं याद है। तो अब नालायक तो बदलते रहते थे यार, ऐसा तो है नहीं कि एक कांस्टेंट नालायक चला आ रहा है, 10th का एक कांस्टेंट नालायक, साला कभी कोई नालायक कभी कोई नालायक। हाँ समझ में आएगा, ऐसा नहीं ये समझ में नहीं आएगा, इस पर थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना, ये समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
नेक्स्ट है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस में भी वही हम दो बात कर लेते हैं, एक रिवर्सिबल ले लेते हैं। अब जरा जल्दी से बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग एंट्रोपी कैसे निकाली जाए? तो बहुत आसान। आप देखिए, अब किसकी क्या होगी, देखिए ये तो मुझे नहीं पता है। मुझे एक चीज समझ में आती है कि सर अगर सिस्टम, एक चीज क्लियर है कि सर सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज जीरो, ये मुझे समझ में आता है। सचिन सर ने पूछा था, अच्छा सचिन सर ने पूछने के लिए बोला था कि 10th और 12th का सबसे नालायक बच्चा कहाँ है? भाई मुझे नहीं आइडिया है, मैं सोच के बताऊंगा तुम्हें। अब मुझे तो बच्चे भी याद नहीं है। 10th और 12th अच्छे ही हैं, सब सब अच्छे ही हैं मुझे लगता है सब। मतलब तुम ये जानना चाह रहे हो कि तुम्हारा क्या होगा, तुम ऐसा कुछ जानना चाह रहे हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा लाइफ में, है? हाँ मुझे यही लग रहा है, तुम लोग ये जानना चाह रहे हो कि तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो नहीं, सब सही है, सारे लोग अच्छी जगह पर है ना, बहरहाल। तो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज जीरो, क्यों सराउंडिंग की जीरो? क्योंकि सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज कौन डिसाइड करता है? सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज डिसाइड करता है सराउंडिंग को क्या दिया और सराउंडिंग से क्या लिया, है ना। तो सर ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में एक चीज तो क्लियर है कि सर हीट का एक्सचेंज जीरो होता है। तो अगर हीट का एक्सचेंज जीरो है तो सर सराउंडिंग कहेगा भाई मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसी की तैसी तुम्हारी, मुझसे ना किसी ने कुछ लिया ना मुझे कुछ दिया, तो ऐसे में मेरी एंट्रोपी चेंज जीरो होगी। और सिस्टम की एंट्रोपी चेंज क्या होती है? सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होती है NCV/Ln T2/T1 प्लस NR/Ln V2/V1। ये सराउंडिंग के एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है। अब ऐसे में देखो बड़ा क्लियर है। अब एक फैक्टर ऐसा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है अगर, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन तुम ये बताओ, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो किस कॉस्ट पे बढ़ रहा है? अगर कोई सिस्टम अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है यानी वर्क कर रहा है, तो क्या वो बाहर से हीट खा रहा है? नहीं। तो फिर वर्क कैसे कर रहा है? सर वो अपनी इंटरनल एनर्जी घटा रहा है, यानी टेम्परेचर के घटने से उसके इंटरनल एनर्जी, उसके एंट्रोपी कम हो रही है, और वॉल्यूम के बढ़ने से उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। यानी इस बार ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को उल्टा वो कर रहा है मैनेज, क्योंकि बाहर से खाना पीना कुछ नहीं है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ा तो आपको टेम्परेचर गिराना पड़ेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ा तो इसका मतलब आपने जो भी काम किया है वो अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे काम किया। अब ऐसे में सर ये बताइए, ये तो क्लियर है कि एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, ठीक, लेकिन अब वो दोनों फैक्टर बराबर बराबर होंगे, मतलब समझ लो +2 -2 इज इक्वल टू 0। अब ये मुझे डाउट है, लेकिन सर डाउट कुछ नहीं है, मुझे एक चीज क्लियर है, सिंस दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस तो मैं एक चीज तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं, दिस इज माय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस यूनिवर्सेस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और अभी आप बता चुके हैं कि सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज जीरो है, और क्योंकि सर ये रिवर्सिबल पाथ है इसलिए डेल्टा एस यूनिवर्स भी जीरो होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज भी जीरो होनी चाहिए, बात खत्म। इसका मतलब ये है, ये तो क्लियर हो गया कि सर एक फैक्टर बढ़ रहा है एक घट रहा है, और दोनों बराबर तरह से बढ़ रहे हैं और बराबर तरह से घट रहे हैं, और वो दोनों फैक्टर एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। और ये चीज प्रूव करने का एक और तरीका ये है कि सर आप इस बार NCV/Ln T2/T1 को ऐसे लिखिए, और साथ में NR/Ln V2/V1 की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करिए। किस कॉन्सेप्ट से? सर उसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो टीवी गामा -1 इज कांस्टेंट, और अगर टीवी गामा -1 कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह हुआ कि V2 T1V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 गामा -1। ऐसे में V2/V1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, या T2/T1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना यार, इतना क्या झंझट करना, इसकी निकालते हैं। बताइए आप, T2/T1 की वैल्यू कितनी आएगी? V2/V1, यानी आ जाएगा NCV/Ln V2/V1 रेज टू पावर गामा -1 प्लस NR/Ln V2/V1। चलिए थोड़ा सा और सोच के बताइए, गामा -1 को बाहर ले लेते हैं, NCV गामा -1 Ln V2/V1 प्लस NR/Ln V2/V1। सही कर रहे हैं?
एक बार जरा देखो भाई, T2/T1 की जगह गलत लिख दिया यार, ये V1/V2 होगा ना, V1/V2, दिस इज V1/V2 है ना, आप सही। यहां पर भी V1/V2, दिस इज V1/V2, अब सही। हाँ, त्रुटि हो गई, त्रुटि हो गई, तो ये V1/V2 हो गया। अब ये बताओ, जरा याद करो तुम, व्हाट इज CV इंटू गामा -1? CV इंटू गामा -1 वॉज R, ये R, दिस इज R। अब बताइए फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया, दिस इज NR ln V1/V2 प्लस NR ln V2/V1। और ये तो तुम पढ़े लिखे हो, ये तो जीरो ही होगा। V1/V2 को उल्टा करके माइनस लग जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। यानी इस चीज को सब लोग ध्यान रखेंगे। वो क्या ध्यान रखेंगे कि अगर, और वो मेन कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है, कभी मुझसे पूछे कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या गैस एक्सपैंड कर सकती है? हाँ कर सकती, तो वो फौरन आपसे पलट के पूछेगा, तब तो उसकी एंट्रोपी बढ़नी चाहिए? आप कहेंगे हाँ बढ़नी चाहिए, लेकिन आप साथ में बोलिएगा कि क्योंकि टेम्परेचर भी गिर रहा होगा इसलिए एंट्रोपी घटेगी, और वो जितनी बढ़ती है उतनी ही घटती है। दो फैक्टर्स, एक फैक्टर ऐसा जो एंट्रोपी बढ़ा रहा है और एक फैक्टर ऐसा जो एंट्रोपी गिरा रहा है। सर बढ़ोतरी घटोतरी बिल्कुल बराबर है, नेट एंट्रोपी चेंज जीरो निकल के आने वाला, पक्का जीरो निकल के आने वाला। यानी सिस्टम की भी जीरो, सराउंडिंग की भी जीरो, यूनिवर्स की भी जीरो, और वो तो होनी भी थी क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। क्लियर है? हाँ, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बच्चा कह रहा है जब DQ ही जीरो है तो सब कुछ जीरो होना चाहिए। मैं सिर्फ प्रूफ करके दिखा रहा था, बिल्कुल सही है। जब DQ ही जीरो तो सर कुछ कुछ हो ही नहीं रहा। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, बच्चे के दिमाग में डाउट ना आए कि गैस वर्क तो कर सकता है, वर्क कर सकती है तो सर एंट्रोपी चेंज हो सकती है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक फैक्टर अगर एंट्रोपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो एक फैक्टर उतना ही घटाने की कोशिश कर रहा है, ये बताना चाह रहा हूं। सब लोग समझ रहे हैं? यानी अगर किसी गैस के ऊपर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है तो उसके सराउंडिंग के एंट्रोपी में तो जीरो होना ही है, क्योंकि सराउंडिंग को तो कोई लेना देना ही नहीं है। सिस्टम के एंट्रोपी चेंज भी जीरो आएगा और उनका सम भी जीरो आएगा, जो कि आना भी चाहिए था, क्योंकि सर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में या हर रिवर्सिबल प्रोसेस में नेट एंट्रोपी चेंज जीरो। सबको समझ में आया? अच्छा, अब इसी में अगर मैं दूसरी बात करूं इरिवर्सिबल की तो क्या होगा? अब सब लोग इसके बारे में सब लोग एक बार सोचेंगे जरूर, है ना? इरिवर्सिबल के केस में क्या होगा? इरिवर्सिबल के केस में जरा जल्दी से बताओ, आज भी क्या ये लिखना गलत है? डेल्टा सराउंडिंग जीरो, क्या ये गलत? अरे सर ये सही है, ये तो सही है, इसमें क्या सोचना है? डेल्टा सराउंडिंग, सराउंडिंग को क्या लेना देना सर? एडियाबेटिक है ना, तो सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज जीरो होगा, और अगर सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज जीरो है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज जीरो होगी। और जो डेल्टा एस सिस्टम होगा वो कितना होगा? सिस्टम की एंट्रोपी चेंज अब क्या होगी? सिस्टम की एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग की तो जीरो है, सिस्टम की। सर देखिए ऐसा है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर मैं छोटी सी अकल लगाऊं तो मुझे पता है डेल्टा एस इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो जीरो से बढ़ जाती है। याद है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में नेट एंट्रोपी चेंज जीरो से बढ़ जाती है। तो अगर ये जीरो है तो डेल्टा एस सिस्टम पक्का पॉजिटिव होगा। समझो, जीरो नहीं आएगा, यही तो बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि DQ जीरो है तो सर सोचना क्या है, मैं इसलिए तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा रहा था। DQ जीरो है लेकिन फिर भी सॉल्व करके वो जीरो आ रहा है। इस बार ये जीरो नहीं आ रहा है सर, लेकिन आप तो बता रहे थे सिस्टम के केस में कि स्टेट फंक्शन होता है, ए से बी के बीच में अगर एक रिवर्सिबल पाथ है और एंट्रोपी चेंज जैसा कि आपने अभी बताया कि डेल्टा रिवर्सिबल इज इक्वल टू जीरो है, तो ऐसे में अगर ए से बी के बीच में कोई इरिवर्सिबल पाथ भी बना दिया जाए, मान लीजिए इरिवर्सिबल पाथ, तो उसका भी जीरो आना चाहिए, बिकॉज एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। यही डाउट आ रहा है कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है सर। अभी तो आप बता रहे थे कि सर सिस्टम की एंट्रोपी निकालने में तो कोई झंझट ही नहीं है सर, वही वाला फॉर्मूला दोबारा लगा के जीरो निकल आएगा। इसमें क्या सोचना है? यही तो कमाल है इस एडियाबेटिक प्रोसेस का, यही तो कमाल है। और कमाल यह है, एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस की किन्हीं भी दो स्टेट्स को आप सेम
पाथ से ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब एक ही पाथ से ज्वाइन कर सकते हैं। एक से ज्यादा पाथ आप उन दो स्टेट्स के बीच में बना ही नहीं सकते। तुम समझो, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये कह दिया, बहुत ध्यान से समझना भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ के नोट करेंगे और सब लोग इस बात को नोट कर ले पहले। देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ ज्वाइनिंग टू स्टेट्स ऑफ गैस एडियाबेटिकली। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नोट डाल के खूबसूरत बात मान के जैसा करना चाहे वैसे कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिस इज खूबसूरत बात। क्यों कह रहा हूं ऐसा वो भी समझाता हूं। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप एडियाबेटिकली किन्हीं भी दो स्टेट्स को एक से ज्यादा पाथ से ज्वाइन ही नहीं कर सकते। यानी अगर आप ये कहते हैं यहां से यहां जा रहा हूं और रिवर्सिबल पाथ फॉलो कर रहा हूं, मान लीजिए इनफाइनाइट स्टेप में जा रहा हूं, तो अगर आप ए से बी रिवर्सिबल पाथ फॉलो करके गए तो आप जान लगा दीजिएगा आप ए से बी कोई और पाथ फॉलो करके नहीं जा सकते। अगर आपसे कहा जाए यहां से यहां जाओ तो अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आप इसी को दोबारा ट्रेस कर लीजिएगा। अगर आप इस चीज को दोबारा ट्रेस नहीं करते तो आप दोबारा वहां नहीं पहुंच सकते। आपको जो करना है कर लीजिएगा, और इसका रीजन मैं तुम्हें दे सकता हूं। अगर आपको किसी और पाथ को फॉलो करने का मन कर रहा है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कहे कि नहीं मैं तो ऐसे जाना चाहता हूं, तो आपको अगर ऐसा लगता है आने वाला हूं आने वाला हूं आने वाला हूं, लेकिन आप कहीं और चले जाएंगे, आप इस पाथ इस पॉइंट पर दोबारा नहीं आ सकते, ये कंफर्म। उसका रीजन मैं तुम्हें बता सकता हूं। समझो बात। मीसोम अली पूछ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट कौन सा है। ये सब्जेक्ट कौन सा है। हम जो है आज हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, और जैसा कि बच्चों के साथ बात भी हुई है कि एक अगली क्लास में हम जो है सिविक्स डिस्कस करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस को हमने इसलिए थोड़ा सा रोक रखा है कि कोशिश करेंगे थोड़े दिन बाद उसको उठाएं। ये इसी तरह से है, ये हिस्ट्री है बेटा, एक है ना, समझने की कोशिश करो, आएगी समझ में। हिस्ट्री भी समझी जा सकती है, ऐसा थोड़ा ना है ना। तो अब इसको सब लोग समझोगे कि ये ए से बी, अब इसका रीजन क्या है वो जरा समझते हैं। तुम समझना जरा, एक चीज तुम लोग जानते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U इज इक्वल टू W, यही होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U W के बराबर होता है। तो अब जरा तुम समझना, मैं इसके दो केस बना रहा हूं। एक केस ये है और एक केस ये है। क्या? एक है डेल्टा U रिवर्सिबल इज इक्वल टू W रिवर्सिबल, और एक है डेल्टा U इररिवर्सिबल इज इक्वल टू W इररिवर्सिबल। बताओ मेरी बात समझे भाई। अगर डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू में, तो ये केस नहीं है ना कि ये रिवर्सिबल है कि इररिवर्सिबल। हर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू डब्ल्यू होता है ना। तो अगर रिवर्सिबल हुआ तो क्या होगा? अगर रिवर्सिबल हुआ तो डेल्टा यू रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वो वर्क डन रिवर्सिबल के बराबर होगा, और डेल्टा यू इररिवर्सिबल वाला वो भी वर्क डन इररिवर्सिबल के बराबर होगा। और तुम ये जानते हो कि अगर दो लोगों के बीच में स्टेट सेम होती, अगर होती, समझना जरा, यानी यहां से यहां का और यहां से यहां का, उस केस में ये ए है ये बी, अगर स्टेट सेम होती तो एक चीज क्लियर है कि डेल्टा यू रिवर्सिबल मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा यू इररिवर्सिबल। मानते हो? क्यों? क्योंकि सर इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन होती है, तो अगर स्टेट फंक्शन है तो ऐसे में डेल्टा यू रिवर्सिबल और डेल्टा यू इररिवर्सिबल बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सर डब्ल्यू रिवर्सिबल को डब्ल्यू इररिवर्सिबल के बराबर होना चाहिए, और अगर डब्ल्यू रिवर्सिबल डब्ल्यू इररिवर्सिबल के बराबर है तो सर डब्ल्यू को भी स्टेट फंक्शन होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। जबकि डब्ल्यू हमारा पाथ फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ दो स्टेट्स को अगर आपने दो अलग अलग पाथ से ज्वाइन किया तो उन दोनों स्टेट्स के बीच की इंटरनल एनर्जी सेम होंगी, इसीलिए वर्क डन भी सेम होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दो स्टेट्स के बीच में सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट कर सकता है, एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। और ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस की खूबसूरती है, और इसको तुम जैसे चाहो वैसे समझाया जा सकता है। आपसे अगर मैं कहूं कि एक पिस्टन को 2 लीटर से एक्सटेंड करके 5 लीटर तक लेके जाना है, तो ऐसे में उसका टेंपरेचर 500 केल्विन से गिरकर 200 केल्विन हो जाएगा। तुम्हें पता है टेंपरेचर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। यानी इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट है आपकी 2 लीटर 500 केल्विन, और अब आप इसको लेके जाना चाहते हैं 5 लीटर और मान लीजिए कुछ भी ले लेते 200 केल्विन। यानी एक पिस्टन यहां से लेके यहां तक एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको यहां से लेके यहां तक लेके गए तो आपने कोई एक पाथ फॉलो किया,
ठीक है, मान लीजिए वो यहां पर आके रुक गया। अब अगर आप कोई और पाथ फॉलो करना चाहते हैं, मान लीजिए ये काम आपने रिवर्सिबल पाथ फॉलो करके किया, कट 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 धीरे 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 करके वो यहां आ गया, ठीक। अगर यही काम आप यहां तक इरिवर्सिबल करना चाहें तो कर नहीं सकते आप। अरे क्यों नहीं कर सकते सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे सर 5 लीटर से 2 लीटर तक, 2 लीटर से 5 लीटर तक अगर लेके जाना है तो मैं 5 लीटर पे जाके डंडा लगा दूंगा, पिस्टन 5 लीटर के ऊपर जा ही नहीं पाएगा। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। अब मैंने पिस्टन से कहा चल तू फिर से यहां से 5 लीटर तक जा। अब वो यहां से गया झटके से, कड़ाक, यहां जाकर रुक गया। मैंने कहा देख लो 5 लीटर आ गया सर, 5 लीटर आ गया, आ गई गैस की फाइनल स्टेट। अब मैंने उससे कहा अब जरा टेंपरेचर नाप के देखो। जब तुम उस सिस्टम का टेंपरेचर नापोगे तो वो 200 केल्विन से ज्यादा निकल के आए। यानी अगर ये चीज तुमने रिवर्सिबल की है, यानी अगर कोई सिस्टम 2 लीटर से 5 लीटर रिवर्सिबली फैल रहा है आइडियाबेटिकली, तो उसका टेंपरेचर सपोज 500 से 200 हो जाता। तो अगर आप वही 2 से 5 लीटर इरिवर्सिबली एक्सपैंड कराना चाहते हैं तो आप सेम टेंपरेचर अटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही उसको आप 5 लीटर पे रोकेंगे वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कम होता है, इसलिए गैस का टेंपरेचर कम गिरेगा। वो टेंपरेचर जो फाइनल निकल के आएगा वो बड़ा टेंपरेचर होगा एज कंपेयर टू दिस टेंपरेचर। यानी गैस की फाइनल स्टेट में अगर आप 2 से 5 लीटर तक ले जाना चाहते हैं तो टेंपरेचर 500 से 200 नहीं हो सकता। अगर आप टेंपरेचर को 500 से 200 करना चाहते हैं तो वॉल्यूम 5 लीटर तक नहीं होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप जो करना चाहे कर लें, गैस की इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट तक सिर्फ एक तरीके से पहुंचा सकते हैं, एडियाबेटिकली। आपने अगर कोई और तरीका फॉलो किया एडियाबेटिकली तो वो गैस की सेम स्टेट अटेन हो ही नहीं सकती, चाहे जो करना है कर लीजिए। मेरी बात सब लोग समझने की कोशिश करो। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ। मैं ये नहीं कहता कि वो रिवर्सिबल पाथ होगा, मैं ये नहीं कहता कि वो रिवर्सिबल पाथ होगा। जिस पाथ ने उस गैस को ए से बी पहुंचाया है उस पाथ के अलावा आप ए से बी पहुंच ही नहीं सकते। बस कोई कहे कि नहीं मैं बहुत कोशिश करके ऐसे 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 करके लड़ते लड़ते ऐसे कोशिश करते करते बी तक घुस जाऊंगा, तुम्हें जो करना कर लो, तुम बी तक जा ही नहीं सकते। जो करना कर लो, बिकॉज एक चीज क्लियर है, 2 स्टेट्स के बीच में अगर 1 से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट कर रहे होते तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट ही हिल गया होता। क्योंकि अगर इनके बीच में 2 पाथ आपने बनाए और आप कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करेगा, तो सर ऐसे में वर्क को स्टेट फंक्शन बनना पड़ेगा, जबकि वर्क मेरा पाथ फंक्शन होता। समझो बात। देखो ऐसा है, ऑब्वियसली क्लास का लेवल अलग ही है, तो ये थोड़ा सा अलग ही लेवल की बातें कर रहे हैं। तो जो हल्के किस्म के लोग हैं जो समझ रहे बात को, तो उनको शायद चीजें कम समझ में आएंगी, लेकिन जो समझना चाह रहा है उसके समझ में भी आएंगी, और नहीं तो एक बार रिवाइज करेगा तो भी समझ में आएंगी। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना था कि जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है बच्चों के दिमाग में कि सर इस बार ये डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव कैसे हो गया, जबकि डेल्टा सिस्टम इज अ पाथ फंक्शन, सॉरी स्टेट फंक्शन। जब वो शुरू में 0 हो चुका था रिवर्सिबली, तो अब भी 0 होना चाहिए, जैसा आपने आइसोथर्मल में बोला था। अब मैं ये बोलूंगा कि भैया इसलिए ये 0 नहीं है क्योंकि पाथ ही बदल गया, और सबसे बड़ी बात स्टेट्स ही अलग है। वहां पर मैंने ये बोला था इन दोनों स्टेट्स के बीच में अगर 2 पाथ होंगे तो एंट्रोपी चेंज सेम होगी। सर जब स्टेट ही सेम नहीं है तो एंट्रोपी चेंज कैसे सेम होगी? इसलिए एंट्रोपी चेंज यहां पर सेम नहीं आती। और इसलिए सब लोग ध्यान रखेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो उसकी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव निकल के आती है। और अगर ये एक्सपेंशन ये तब होगा जब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो सिस्टम सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज 0 होती है, इसलिए यूनिवर्स की भी 0 निकल के आती है। और यहां से साफ दिखाई दे रहा है जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो डेल्टा एस यूनिवर्स निकल के आएगा, जो कि पक्का 0 से बड़ा निकल के आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज 0 से बड़ा होता है। सिड गुप्ता कह रहे हैं दिमाग का दही हो गया। बेटा खाया जा सकता है, शाम में अपना चावल के साथ दही खा सकते हो, तो कम मिलेगी थोड़ी सी, 1 चम्मच 1.5 चम्मच, समझ लो। अब दिमाग की है तो दिमाग है ही कितना, 1-1.5 चम्मच दही फिर भी बहुत है। और एक बच्चा कह रहा है कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए बेटा सिर्फ एक ही तरीका है। मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें बताऊं, सिर्फ एक ही तरीका, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं। NCVLN T2/T1 प्लस NRLN V2/V1। आप वो नया टेम्परेचर क्या है, 2 लीटर से 5 लीटर आ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर नया सेम नहीं आएगा। तो आप नया टेम्परेचर निकाल के यहां पुट कर दीजिएगा, एंट्रोपी चेंज निकल आएगी। निकालने का तरीका भाई, निकालने के तरीके में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ फाइनल टेंपरेचर इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू कितना निकल के आएगा वो निकालना पड़ेगा, और वो फाइनल टेंपरेचर यहां पुट करके आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं।
क्लियर? आशुतोष कह रहा है नो वंडर व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। अब हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन टफ नहीं है यार, हम इसमें एक क्लास का टाइम और देंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें एक क्लास और लगाएंगे और इसको वाइंड अप करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास हमारी फाइनल लास्ट क्लास होगी जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा फ्री एनर्जी चेंज का कॉन्सेप्ट है, वो तो 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कल भी एक आध सवाल उठाएंगे, मतलब समझो एआईटीएस के टाइम पर भी उसके ऊपर एक आध सवाल उठाएंगे। बट मैं चाह रहा हूं इसको इसको थोड़ा सा और जोर लगाया जाए। ये इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज, एडियाबेटिक वाला प्रोसेस जो है, इसमें थोड़ा सा और जोर लगाएंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है, सिर्फ फ्री एनर्जी चेंज का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। बट मेरा मानना यह कि ये एक इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर तुमने ध्यान से किया तो इसको किया जा सकता है ना। थोड़ा सा कोशिश करो, इसको किया जा सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, जो चीज समझ में आ रही है, वो इतनी बात समझ में आ रही है कि हमारा जो भी प्रोसेस है, जो भी हमारा प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियस सिर्फ तब है जब यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो। और यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए आपको सिस्टम और सराउंडिंग दोनों चाहिए होता। तो सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी जोड़ दिया जाए, जिससे कि आपको यूनिवर्स की नेट एंट्रोपी चेंज मिलेगी। अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर वो जीरो आ रही है तो ऐसे में वो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। क्लियर? ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं यार। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा दो आधे घंटे की ये चीज डिस्कस करेंगे, हालांकि प्रॉपर तरह से समझ लेंगे। और कल की क्लास जो होगी यूट्यूब वाली, वो तुम लोग अगर करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी हम पुराने 4-5-6 चैप्टर जो है उनके मेन मेन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक बार सवालों के थ्रू रिवाइज कर लेंगे, ताकि तुम्हें आईटीएस में थोड़ा बहुत फायदा हो। हालांकि एक दिन के रिवीजन से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।